Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 9 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today's lecture number 9 and week number 9. So these are your reference text books for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिज़ाइन ऑफ इनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं. So in our today's class we are going to discuss about two-way slabs by direct design method कि हम analysis and design के लिए two-way slabs के जब analyze करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हम डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को किस तरह से हम यूज़ करते हैं, क्या उसकी जो है वो अजम्पशंस होती हैं. उसके बाद हम एक डिज़ाइन एग्जांपल्स वगैरह को डिस्कस भी करेंगे और डिटेल में हम उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे. So coming back to the topic, we have a direct design method limitation. सबसे पहले हम डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड की लिमिटेशंस को स्टडी करते हैं कि वो हमारे पास क्या क्राइटेरियाज और गाइडलाइंस होती हैं. द DDM method is an approximate method established by ACI code to determine the design movements in uniformly loaded two-way slabs. कि टू-वे स्लैब्स के लिए ACI की तरफ से ये एक सजेस्टेड मेथड है या एक प्रपोज्ड मेथड है, अप्रॉक्सीमेट मेथड है जिसके ज़रिए से हम टू-वे स्लैब्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. टू यूज़ दिस मेथड वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस व्हिच मस्ट बी मेट एज इंडिकेटेड बाय द ACI कोड. उनकी लिमिटेशंस को फॉलो करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. So the limitations, number one condition, there must be a minimum of 3 continuous spans in each direction. कि आप जो भी बिल्डिंग या कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर आप एनालाइज करते हो तो उसके अंदर 3 कंटिन्यूस स्पैन्स का होना ज़रूरी है. इस मेथड के लिए 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम जो है वो 3 आपने कंपलसरी कंसीडर करना है. यानी कि एक रो के अंदर आपके पास जो है वो 3 स्पैन्स हैं, 3 कंटिन्यूस स्पैन्स हैं और उसी तरह से दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा स्पैन्स मूव कर रहे होते हैं तो उस केस के लिए हम जो है वो डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड यूज़ करते हैं. सेकेंडली द पैनल्स मस्ट बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर. पैनल जो हैं आपके स्लैब के जो पैनल हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होना ज़रूरी है और द रेशियो ऑफ द लॉन्गर टू शॉर्टर स्पैन विद इन द पैनल मस्ट नॉट एक्सीड 2. जो रेशो है लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन का वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. So adjacent spans in each direction must not differ by more than 1/3 of the longer span. जो आपका longer span है उसके 1/3 से adjacent spans जो हैं वो उससे कम नहीं होने चाहिए और आपका जो डिस्टेंस है वो 1/3 ऑफ द लॉन्गर स्पैन से ज़्यादा होना चाहिए. उसके बाद कॉलम्स मस्ट नॉट बी ऑफसेट बाय मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द स्पैन लेंथ. कि कॉलम्स के दरमियान जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो 10% ऑफ द स्पैन लेंथ से कम नहीं होना चाहिए. तो ये हमारे पास चंद कंडीशंस थी. हम जो डिस्कस करेंगे बिल्डिंग को वो बिटवीन द सेंटर लाइंस डिस्टेंसेस को अज्यूम करना है हमने, यानी सेंटर ऑफ द कॉलम टू सेंटर ऑफ अदर कॉलम तक हमने डिस्टेंस को कंसीडर करना है. उसके बाद लिमिटेशन के अंदर जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज ऑल द लोड्स मस्ट बी यूनिफॉर्म. जो आपके लोड्स हैं डायल लोड्स और लाइव लोड्स वो हम यूनिफॉर्मली कंसीडर करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स कंसीडर करेंगे, ना कि इर्रेगुलर लोडिंग, ना कि पॉइंट लोडिंग. And the ratio of unfactored live to the unfactored dead load must not exceed 2. कि जो unfactored dead load और live load का जो ratio है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. And then if the beams are present along all the sides, अगर beam है चारों साइडों के ऊपर, the ratio of the relative stiffness of beams in two particular directions, जो आपका stiffness का ratio है alpha F1 L1 whole square divided by alpha F2 L1 whole square, जो कि आपका ratio है वो आपका 0.2 से लेके 5 के दरमियान होना चाहिए, इनसे ज़्यादा या इनसे कम नहीं होना चाहिए. तो जो ओवरऑल स्टिफनेस है कॉलम्स के दरमियान या बीम्स के दरमियान, वो स्टिफनेस हम किस तरह से कंसीडर करते हैं वो हमें कंडीशंस ऑलरेडी फार्मूला वगैरह गिवन है. मजीद जब हम डिटेल सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स को तो हमारी मजीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी. उसके बाद सेकंड फेज के अंदर ये हमारी पहली लिमिटेशंस थी. उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम टोटल फैक्टर्ड स्टैटिक मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं. टोटल स्टैटिक मूवमेंट कितनी जो लोडिंग हमारी एक्ट कर रही है उस लोडिंग की वजह से टोटल स्टैटिक मूवमेंट कितनी जनरेट हो रही है और बाद में हम डिसाइड करते हैं कि उस टोटल स्टैटिक मूवमेंट को हम किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो इफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम्स कैरीज अ यूडियल लोड W keep per feet, then the maximum positive bending moment occurs at the midspan and equals to m naught, यानी total static movement will be equals to WL square by 8.
यानी एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर है, यूडियल लोडिंग इंटेंसिटी है, डब्ल्यू की परफेक्ट इंटेंसिटी एक्ट कर रही है। आप मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, 2 इनके अंदर ऑलरेडी आप पढ़ा है कि मैक्सिमम मूवमेंट हमारी कहाँ पे जनरेट होती है, WL²/8 से हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि सेंटर के अंदर होती है। तो हमारा जो पर्पस है यहाँ पे कि टोटल स्टैटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू WL1² / 8L1, यानी कि एक साइड, कोई भी एक साइड, लॉन्गर साइड या शॉर्टर साइड, अगर आपके दोनों स्पैन दोनों डायरेक्शंस के अंदर सेम है, स्पैन लेंथ आपकी सेम है दोनों डायरेक्शंस के अंदर, तो आप WL²/8 दोनों पैनल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है L1 यानी कि स्पैन लेंथ है जो जिस साइड की आप बात कर रहे हो। टोटल फैक्टर्ड मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब टोटल जो फैक्टर्ड मूवमेंट है वो हमारी फैक्टर्ड मूवमेंट टोटल क्या हो जाती है, WL2ln²/8। अब अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, रूम की जो छत है वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होती है, तो उस केस के अंदर आप एक पूरी डायरेक्शन को, एक पूरी वॉल की डायरेक्शन को पूरे पैनल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी WL2 यानी कि W आपका लोड है जो जिस वॉल के ऊपर पर फिट के हिसाब से इंटेंसिटी एक्ट कर रही है। अब उस पर फिट की इंटेंसिटी को हम पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि आपकी L2 लेंथ है। उस लेंथ से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और जितनी डायरेक्शन आपने स्ट्रेट उसी पैनल के लिए आगे जाना है, कमरे की जो विड्थ है उस विड्थ के अंदर आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो LN² यानी कि LN आपका नॉमिनल लेंथ कंसीडर हो जाएगी। जिस लॉन्ग आप लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर अगर बात कर रहे हो तो शॉर्टर स्पैन जो है वो LN कहलाएगा। अगर शॉर्टर स्पैन की बात कर रहे हो तो लॉन्गर डिस्टेंस जो है वो, लॉन्गर साइड जो है वो आपकी LN कंसीडर हो जाएगी। तो यहाँ पे LN²/8 फार्मूला वही WL²/8 था। हमने L जो अदर L, दूसरा L जो कंसीडर किया वो हमारी वही लेंथ है जिस लेंथ के ऊपर हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप बार है ना स्टील की बार, स्टील की बार आप जब डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एक लेंथ आपकी फॉर एग्जांपल लॉन्गर लेंथ है, वॉल की एक लॉन्गर लेंथ है, एक स्मॉलर लेंथ है। अब स्मॉलर लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है वॉल्स को, तो जो वॉल्स जो आपकी स्टील रीइंफोर्समेंट है उसकी लेंथ लॉन्गर होगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉलर साइड के ऊपर होगी। अगर आप स्मॉलर साइड की लेंथ स्टील की डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो लेंथ स्टील की स्मॉलर होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट जो है वो लॉन्गर साइड के ऊपर होगी। तो ये L1 एंड L2 जो है वो लॉन्गर साइड एंड स्मॉलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हमने टोटल स्टैटिक मूवमेंट कंसीडर किया, फैक्टर्ड मूवमेंट, वो हमारे पास WLN²/8 आ गया। अब इसमें से टोटल जो स्टैटिक मूवमेंट था वो मजीद क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनटू पॉजिटिव मूवमेंट एंड नेगेटिव मूवमेंट। नेगेटिव मूवमेंट्स आपकी सपोर्ट के पास होती हैं और पॉजिटिव मूवमेंट आपकी सेंट्रल जोन के अंदर होती है। तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आपको मजीद नीचे नजर आ रही है कि पॉजिटिव मूवमेंट भी होती है और नेगेटिव मूवमेंट भी होती है। अब कितनी मूवमेंट हम पॉजिटिव कंसीडर करें, कितनी हम मूवमेंट नेगेटिव कंसीडर करें, इसके लिए हम मजीद आगे क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। So after that we have third step, longitudinal distribution of movements in slab। कि अब जो स्टैटिक मूवमेंट टोटल आया उस टोटल स्टैटिक मूवमेंट को हम पैनल्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव मूवमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हम जब एक सिंपली सपोर्टेड मेंबर लेते हैं तो उसके सिंपली सपोर्टेड के अंदर आपकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो दोनों एंड्स के ऊपर जीरो होती हैं और सेंटर के अंदर मैक्सिमम होती है। तो अब उसी मेंबर को अगर आप कंटिन्यूअस बना दो, यानी टू सिंपली सपोर्टेड स्पैन्स अगर कंबाइन कर दो तो दोनों एंड्स के ऊपर मूवमेंट जीरो हो जाएगी और जो बीच वाला सपोर्ट है वहां पे मूवमेंट स्टिल नेगेटिव मूवमेंट रहेगी। अगर आप तीन स्पैन्स कर दो, सपोर्ट आपकी 4 हो जाएंगी, तो अगेन आपके दोनों एंड्स के ऊपर मूवमेंट जीरो रहेंगी, लेकिन जो इंटीरियर दोनों सपोर्ट्स हैं वहां पे नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होती है। तो यहाँ पे अब हम जब इंटीरियर की बात करते हैं, जब आपका इंटीरियर पैनल आ जाता है तो इंटीरियर पैनल के दोनों सपोर्ट जो एंड होते हैं, दोनों एंड्स के ऊपर आपकी नेगेटिव मूवमेंट रहती है। So in the case of typical interior panel, the total static movement m0 is divided into two movements. The positive movement mp at midspan equals to 35% of the total static movement। यानी कि टोटल स्टैटिक मूवमेंट का जो 35% होगा वो उसकी पॉजिटिव मूवमेंट कंसीडर होगी जो सेंट्रल रीजन के अंदर होगी।
इसी तरह से जो नेगेटिव मूवमेंट है वो रिमेनिंग 65% आपकी नेगेटिव मूवमेंट हो जाएगी, जो कि दोनों आपके सपोर्ट के पास नियर द एंड्स होगी, दोनों एंड्स के पास होगी. So these values of movement are based on the assumption that the interior panel is continuous in both directions with approximately equal spans and load, so that the interior joints have no significant rotation. क्योंकि कंटिन्यूस स्पैन है, दोनों एंड्स जो है वो कंटिन्यूस हैं, वहां पे जो आपका पास अप्रॉक्सीमेटली जो पैनल जो है वो कंटिन्यूस है दोनों डायरेक्शंस के अंदर, और इंटीरियर जॉइंट्स के ऊपर रोटेशंस वगैरह कोई अवेलेबल नहीं होती. Moreover, the moment values are approximately the same as those in the fixed end beam subjected to the uniform loading, whereas the negative moment at the support is twice the positive moment at the span. अगर आपका दोनों एंड सपोर्ट नहीं है, एक कोई एंड अगर फिक्स है कॉर्नर के अंदर, तो वहां पे जो मूवमेंट है वो आपकी डबल हो जाती है, जो आपका मिड स्पैन मूवमेंट है उसके डबल कंसीडर होगी. लेकिन उनको जो है वो हम मजीद आगे डिटेल में देखेंगे कि अगर हमारा कंटिन्यूस स्पैन आ जाता है तो उस केस के अंदर हम किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, और जब हमारे पास एक एंड फिक्स आ जाता है, एक एंड कंटिन्यूस है, तो उस केस में किस तरह से ट्रीट करते हैं. अब इस तमाम केसेस के अंदर लेट्स सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं कि L1 इज द लॉन्गर साइड, जो कि ज्यादा लंबी है, बड़ी है L2 से, जो कि स्मॉलर साइड है. सो देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट डायरेक्शंस बेसिकली कैन बी सीन एज फॉलोज. उनको हम मजीद डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे आपको ऊपर जो है वो एक प्लान नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपके पैनल्स हैं, स्लैब के डिफरेंट इंटीरियर पैनल्स हैं, एक्सटीरियर पैनल्स हैं, एक्सटीरियर यानी बाहर वाले, कॉर्नर पैनल कोने वाला, और एक्सटीरियर पैनल बाहर वाले, इंटीरियर पैनल अंदर वाले. जब हम इंटीरियर पैनल की बात करते हैं तो इंटीरियर पैनल दोनों डायरेक्शंस के अंदर कंटिन्यूअस मूव कर रहा होता है. इस वजह से अगर आप दोनों डायरेक्शंस के हिसाब से देखते हो, यानी लॉन्गर स्पैन के लेंथ के हिसाब से भी और शॉर्टर स्पैन की लेंथ के हिसाब से भी, तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल स्टैटिक मूवमेंट जो डेवलप होगी उसको हम मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनटू पॉजिटिव मूवमेंट एंड इनटू नेगेटिव मूवमेंट. तो पॉजिटिव मूवमेंट हमारी कितनी हो गई, 35% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट, एंड नेगेटिव मूवमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, 65% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट, जो कि हमने कंसीडर करनी है. और मूवमेंट हमारी क्या होती है, टोटल स्टैटिक मूवमेंट WL1. अगर आप लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर बात कर रहे हो तो आपकी L2 कंसीडर हो जाएगी उसके साथ, और लॉन्गर का जो है वो नॉमिनल लेंथ माना जाएगा. और इसी तरह से अगर आप L1 डायरेक्शन के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पे जो है L1 आपका नॉमिनल लेंथ का कंसीडर होगा और L2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये मजीद चीजें जो है वो इसको हम आगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर होती जाएंगी. सो जैसा हमने डिस्कस किया, इंटीरियर पैनल के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट्स हैं टोटल, वो किस तरह से हम कंसीडर करते हैं. 65% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव मूवमेंट, एंड 35% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव मूवमेंट. अगर हम L1 को लॉन्गर लेंथ कंसीडर करते हैं, L2 को शॉर्टर लेंथ कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशंस ड्राइव होंगी वो किस तरह से होंगी कि हम जब लॉन्गर लेंथ की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे तो m नॉट यानी टोटल स्टैटिक मूवमेंट, L इज द लॉन्गर डायरेक्शन, विल बी इक्वल्स टू W2 टोटल स्टैटिक लोड इनटू L2. अब L2 यहाँ पे जो है वो स्मॉलर साइड है, क्योंकि आप लॉन्गर रन के अंदर मूव कर रहे हो, मूवमेंट आपको चाहिए लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर, तो L2 जो डायरेक्शन है या L2 के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर होगी, तो L2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉलर साइड को, और जो L1 था उस L1 की नॉमिनल लेंथ ली जाएगी, जो कि आपकी एंड टू एंड होगी या सपोर्ट टू सपोर्ट होगी, या आपकी जो आपके एज टू एज होगी, कॉलम के एज से लेके दूसरे कॉलम के एज तक का डिस्टेंस होगा. तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो m मूवमेंट, स्टैटिक मूवमेंट इन लॉन्गर डायरेक्शन मानी जाएगी, जिसको हम फिर मजीद 35% कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव मूवमेंट एंड 65 कंसीडर करेंगे एज अ नेगेटिव मूवमेंट. इसी तरह से जो आपका स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड के ऊपर टोटल स्टैटिक मूवमेंट हमारी हो जाएगी WU यानी टोटल स्टैटिक लोड इनटू L1, क्योंकि अब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉन्गर लेंथ के अंदर है, तो L1 हमारी लॉन्गर लेंथ कंसीडर हो जाएगी, और LN2 यानी कि जो आपकी स्मॉलर साइड है वो एज टू एज डिस्टेंस लिया जाएगा, जिसको हम नॉमिनल लेंथ कंसीडर करेंगे, LN स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. जो टोटल स्टैटिक मूवमेंट आएगी उसका 35% एज अ पॉजिटिव मूवमेंट माना जाएगा और 65% एज अ नेगेटिव मूवमेंट कंसीडर किया जाएगा.
इसी तरह से अगर हम एक्सटीरियर पैनल की बात करते हैं तो एक्सटीरियर पैनल अगर आपका बाहर वाला पैनल है सिंपली सपोर्टेड है तो बाहर के एंड के ऊपर मूवमेंट 0 हो जाएगी, और अंदर वाला मेंबर जो है, अंदर वाली जो सपोर्ट है वो कंटिन्यूअस है तो वहां पे अंदर वाले मेंबर के अंदर या सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव मूवमेंट होगी। तो आपका यहाँ पे जो टोटल पॉजिटिव मूवमेंट कंसीडर की जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 63% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट, और नेगेटिव मूवमेंट जो कंसीडर हो जाएगी वो 75% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट कंसीडर हो जाएगी। These values satisfy the equilibrium conditions, हम इनको equilibrium conditions के हिसाब से satisfy कंसीडर करेंगे। अगर आपका जो सपोर्ट है किस तरह से हम उसको 0 कंसीडर करते हैं मूवमेंट को, किस तरह से हम उसको 63% कंसीडर करेंगे, वो मजीद आगे आपको डायग्राम्स के अंदर क्लियर हो जाएगा। अब ये आपको डायग्राम नजर आ रही है जिसके अंदर हमारी जो टोटल स्टैटिक मूवमेंट है वो हमने कैलकुलेट की, टोटल स्टैटिक मूवमेंट की हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद जो हमारा एक्सटीरियर पैनल था तो बाहर वाला जो सपोर्ट है वहां पे आपकी मूवमेंट जो है वो 0 हो जाती है, अंदर वाले सरफेस के ऊपर आपकी मूवमेंट जो है या सपोर्ट के ऊपर आपकी मूवमेंट नेगेटिव मानी जाती है। तो इस केस के अंदर जो हमारी पॉजिटिव मूवमेंट है वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रही है, तो यानी 65 या 63% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव मूवमेंट एंड 75% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव मूवमेंट। टोटल स्टैटिक मूवमेंट इस केस के अंदर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट प्लस 1/2 इंटू नेगेटिव मूवमेंट, यानी कि और हमारा टोटल जो फार्मूला जनरेट हो जाएगा वो 63% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट प्लस 1/2 हाफ ऑफ द 75% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट जो कि हमारी नेगेटिव मूवमेंट के तौर पे कंसीडर होगी। सो इन अ स्लैब floor in a slab column floor system there is some restraining at the exterior joints provided by the flexural stiffness of the slab and the flexural stiffness of the exterior columns. Sometimes exterior columns आ जाते हैं जिनकी वजह से stiffnesses वगैरह जो values हैं वो vary कर जाती हैं, उनके लिए हमारे पास मजीद क्राइटेरियाज कंडीशंस क्या होती हैं उनको हमने आगे डिटेल में डिस्कस करना है। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सटीरियर पैनल है, एक्सटीरियर एक सपोर्ट है बाहर से, बीच में आपका स्लैब है, फर्स्ट इंटीरियर सपोर्ट, उसके बाद हमारे पास अगेन स्लैब है, देन सेकंड इंटीरियर, उसके बाद हमारा कंटिन्यू पैनल चल रहा है। हमने जो नो रिस्ट्रेनिंग फैक्टर हमने कंसीडर किया, अगर हम फर्स्ट नो रिस्ट्रेनिंग फैक्टर कंसीडर करते हैं यानी सिंपली सपोर्टेड है तो यहाँ पे हमारी जो मूवमेंट है वो कोने के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर 0 हो जाएगी, और जो आपकी पॉजिटिव मूवमेंट सेंटर के अंदर आ रही है वो 63% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट, और जो सपोर्ट के ऊपर मूवमेंट है वो हमारी 75% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट कंसीडर होगी एक्सटीरियर पैनल के लिए। जब हम इंटीरियर के लिए आए तो 65% नेगेटिव, अगेन ऑन अदर सपोर्ट 65% नेगेटिव और 35% पॉजिटिव जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसी तरह से अगर हम फुली रिस्ट्रेनिंग कंडीशन कंसीडर करते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे जो दोनों तरफ से सपोर्ट जो है वो फिक्स हैं, तो उस केस के अंदर हमारी 65% आपकी कंसीडर होगी एज अ नेगेटिव मूवमेंट ऑन सपोर्ट, 35% पॉजिटिव, 65% नेगेटिव, और इंटीरियर पैनल के लिए वही कंडीशंस हैं दोनों। इसी तरह से स्लैब्स विद बीम्स बिटवीन सपोर्ट्स, अगर बीम्स हैं तो 16% आपकी नेगेटिव सपोर्ट बाहर वाले सरफेस क्योंकि वहां पे बीम आ जाता है, और 57% आपकी इंटीरियर पॉजिटिव मूवमेंट हो जाएगी जो कि पैनल के अंदर एज अ पॉजिटिव मूवमेंट टोटल स्टैटिक मूवमेंट का 57% कंसीडर होगा, और जो इंटीरियर सपोर्ट है वहां पे अंदर वाली साइड पे हमारे पास मूवमेंट आ जाएगी 70% ऑफ द टोटल स्टैटिक मूवमेंट। और आगे अगर वही हमारे पास कंटिन्यूअस स्पैन है और इंटीरियर पैनल है तो 65% नेगेटिव, 35% पॉजिटिव और 65% नेगेटिव। इसी तरह से अगर हम एज बीम यूज करते हैं, ओनली नो अदर बीम्स आर यूज, तो 30% हमारी जो है वो टोटल स्टैटिक सपोर्ट मूवमेंट हो जाएगी बाहर, 30 टोटल स्टैटिक मूवमेंट का 30% हमारा नेगेटिव मूवमेंट हो जाएगा, 50% पॉजिटिव और 70% अगेन नेगेटिव ऑन इंटीरियर सपोर्ट, और इंटीरियर पैनल के लिए वही 65% नेगेटिव, 35% पॉजिटिव एंड 65% नेगेटिव। अगर हम कोई भी बीम नहीं यूज करते फिर भी हमारे पास रिस्ट्रेनिंग जो है वो फैक्टर्स कोई ना कोई कंसीडर हो जाते हैं, तो 26% नेगेटिव, 52% पॉजिटिव, 70% नेगेटिव, 65% नेगेटिव, 35% पॉजिटिव एंड 65% नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल टोटल स्टैटिक मूवमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है नेगेटिव एंड पॉजिटिव मूवमेंट्स के फॉर्म में कि किस तरह से हम मेंबर्स के लिए कंसीडर करते हैं। इसी तरह से जब हम ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट्स कंसीडर करते हैं तो ट्रांसवर्स मूवमेंट्स के अंदर द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स वैल्यूज मेंशन्ड इन द प्रीवियस सेक्शन आर फॉर द एंटायर विड्थ ऑफ द इक्विवेलेंट बिल्डिंग फ्रेम। दिस फ्रेम विड्थ is the sum of two widths of the half column strips and two widths of the middle column strips to adjacent panels। adjacent panels के अंदर हमारे पास जो panels हैं उनको हम मजीद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस फॉर्म के अंदर, मजीद हमारे जो कॉलम स्ट्रिप्स हैं या मिडल स्ट्रिप्स हैं उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पैनल्स को कि ट्रांसवर्स मूवमेंट हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है।
अब हाफ टू हाफ मिडल स्ट्रिप्स विल बी कंसीडर्ड एज अ ओवरऑल स्पैन, जो सेंट्रल जोन है वो कहलाएगा, और टू कॉलम स्ट्रिप जो है वो आपकी कॉलम स्ट्रिप जो है वो कंसीडर हो जाएगी ओवरऑल। दो हाफ कॉलम स्ट्रिप जो है वो हमारी वन कॉलम स्ट्रिप के कंसीडर हो जाएगी एग्जैक्टली। द ट्रांसवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स टू द मिडल एंड कॉलम स्ट्रिप्स इज द फंक्शन ऑफ द रेशियोज L2 by L1। उसके लिए हम बीम स्टिफनेस और स्लैब स्टिफनेस को कंसीडर करते हैं। बीटा जो है वो हमारा फैक्टर है टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द बीम सेक्शन डिवाइड बाय फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द स्लैब ऑफ विड्थ इक्वल टू द बीम स्पैन लेंथ। हम ये किस तरह से ओवरऑल स्टिफनेसेस को कंसीडर करते हैं मेंबर के अंदर, क्या रोल होता है स्टिफनेसेस का, हम उनको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इनको हम मजीद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिलहाल जो है वो हम डिस्कस करते हैं अबाउट कॉलम स्ट्रिप्स एंड मिडल स्ट्रिप्स, हम उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मूवमेंट्स को। पहले जो स्टैटिक मूवमेंट थी उसको हमने पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब वही पॉजिटिव मूवमेंट किस तरह से मिडल स्ट्रिप और कॉलम स्ट्रिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी, और जो आपकी नेगेटिव मूवमेंट है वो किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट जो है वो दोनों आपके कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको हमने देखना है। ये हमारे पास टॉर्शनल कांस्टेंट है C, जो कि सम ऑफ वैल्यू हो जाती है 1 माइनस 0.63 इंटू एक्स और y, और एक्स क्यूब इंटू वाई ओवर 3, जो कि x एंड y आर बेसिकली शॉर्टर एंड लॉन्गर डायरेक्शंस ऑफ ईच रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब जिस तरह से हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर पैनल की पीछे बात करा है, डिस्कस करा है, इसी तरह से अगर आपके पास एंड पैनल है, एंड पैनल यानी कॉर्नर पैनल है, बाहर का पैनल है, तो उस केस के अंदर हम एक्सटीरियर एज के ऊपर या स्लैब विद बीम्स बिटवीन ऑल द सपोर्ट्स और स्लैब विदाउट बीम्स बिटवीन द इंटीरियर सपोर्ट्स हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 35% ओवरऑल 60%। जिस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी करा है कि इंटीरियर पैनल के अंदर जो नेगेटिव मूवमेंट है वो 65% होती है, पॉजिटिव मूवमेंट हमारी 30% होती है, 35% होती है, और अदर सपोर्ट के ऊपर जो इंटीरियर नेगेटिव मूवमेंट है वो हमारी 65% होती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो क्राइटेरियाज हैं कि अगर आपके पास एक एंड पैनल्स हैं तो उस केस के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट मूवमेंट किस तरह से कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास अगेन वही चीजें हैं, पैनल मूवमेंट्स हैं, कॉलम स्ट्रिप्स हैं, मिडल स्ट्रिप्स हैं। कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के अंदर हम किस तरह से मूवमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब टोटल मूवमेंट थी हमारे पास टोटल स्टैटिक मूवमेंट, उसमें से हमने नेगेटिव मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर पॉजिटिव मूवमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया। जो हमारे पैनल कॉलम जहां पे आते हैं वो हाफ ऑफ द पैनल एक तरफ से, हाफ ऑफ द पैनल दूसरी तरफ से एक स्ट्रिप माना जाता है, जो कि हमारा कॉलम स्ट्रिप कंसीडर होगा। और उसके कॉलम स्ट्रिप जैसे ही खत्म होती है वहां से मिडिल पोर्शन शुरू हो जाता है, जो हाफ ऑफ द मिडिल स्ट्रिप एंड हाफ ऑफ द अदर मिडिल स्ट्रिप हम कंसीडर करते हैं, जिनको टू हाफ ऑफ द मिडिल स्ट्रिप कंबाइन किया जाता है। तो इन पैनल्स की जो नेगेटिव मूवमेंट है और पॉजिटिव मूवमेंट है, उन नेगेटिव और पॉजिटिव मूवमेंट्स को हम इन स्ट्रिप्स के अंदर कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि टोटल जो स्टैटिक मूवमेंट थी हमारी, फॉर एग्जांपल उसका 52% हमने कंसीडर किया एज अ पॉजिटिव मूवमेंट और 26% हमने कंसीडर किया एज अ नेगेटिव मूवमेंट। तो उसी में से जो आपकी टोटल स्टैटिक मूवमेंट है वो आपकी हो जाती है प्लस 0.312% एज अ टोटल स्टैटिक मूवमेंट और 26% एज अ पॉजिटिव या नेगेटिव स्टैटिक मूवमेंट। तो ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि उनको हमने बाद में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि जो टोटल मूवमेंट स्टैटिक थी उसको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उसी पॉजिटिव मूवमेंट को हम दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कॉलम स्ट्रिप के अंदर कितनी जाएगी और जो है वो मिडिल स्ट्रिप के अंदर कितनी जाएगी। ये चीज़ें आपको मजीद आगे जब जो है वो डिस्कस करते हैं तो सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। एग्जैक्टली इसी तरह से हमारे पास मजीद डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, नेगेटिव मूवमेंट एट इंटीरियर सपोर्ट, पॉजिटिव मूवमेंट एट नियर मिड स्पैन। इसी तरह से आपके पास जो नीचे वाला टेबल 17.4 है इंटीरियर स्लैब्स विदाउट बीम्स का, अगर इसकी आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लॉन्गिट्यूडनल जो हमारे पास टोटल स्टैटिक मूवमेंट थी, टोटल स्टैटिक मूवमेंट की एम नॉट की कोई वैल्यू आ गई WL2 इंटू L1 होल स्क्वायर या LN होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8, आपके पास टोटल स्टैटिक मूवमेंट आ गई। उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट के अंदर। तो इंटीरियर पैनल के लिए नेगेटिव मूवमेंट हमारी 65% थी ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट कितनी थी 35% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस आ गई। अब हम आते हैं कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के अंदर। अगर आप कॉलम स्ट्रिप के अंदर आते हो तो आपकी जो टोटल नेगेटिव मूवमेंट थी उसका 75% कंसीडर होगा एज अ कॉलम स्ट्रिप और 60% ऑफ द टोटल पॉजिटिव मूवमेंट कंसीडर हो जाएगा एज अ कॉलम स्ट्रिप।
इसी तरह से जो मिडल स्ट्रिप है उसके अंदर आपकी टोटल स्टैटिक जो नेगेटिव मूवमेंट थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 25% ऑफ टोटल नेगेटिव मूवमेंट ऑफ स्टैटिक मूवमेंट, यानी कि 25% आपको नजर आ रहा है नीचे ब्रैकेट के अंदर, 75% ऑफ 65% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू 49% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट। इसी तरह से आपका जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो 35% ऑफ टोटल पॉजिटिव मूवमेंट था, जिसका हमने 60% कंसीडर किया द कॉलम स्ट्रिप एंड 40% कंसीडर किया एज अ मिडल स्ट्रिप। 40% आप दोनों को मल्टीप्लाई किया जब हमने तो हमें मिला वैल्यू क्या 21% एज अ टोटल स्टैटिक मूवमेंट जो कि पॉजिटिव मूवमेंट कंसीडर होगी, और 14% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट हमारी एज अ मिडल स्ट्रिप कंसीडर होगी। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर मेंबर के अंदर मजीद डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कॉलम स्ट्रिप टोटल मूवमेंट थी उसको हमने पॉजिटिव मूवमेंट में बनाया, फिर नेगेटिव मूवमेंट, फिर पॉजिटिव मूवमेंट को हमने कॉलम स्ट्रिप में डाला और मिडिल स्ट्रिप में ऐड कर दिया। इसी तरह से हमने जो नेगेटिव मूवमेंट थी उसका हिस्सा एक कॉलम स्ट्रिप में ऐड कर दिया, दूसरा हमने मिडिल स्ट्रिप के अंदर ऐड कर दिया। तो जस्ट एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, मजीद जो आपके पास एग्जांपल्स आएंगे उसमें सारी चीजें जो है वो मजीद हम जब फॉलो अप करेंगे तमाम चीजों को तो क्लियर हो जानी है। ये भी ACI का जो है वो परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट इन कॉलम स्ट्रिप्स एंड एक्सटीरियर पैनल के लिए आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है कि एस्पेक्ट रेशियो हम किस तरह से कंसीडर करते हैं, नेगेटिव मूवमेंट एंड एक्सटीरियर सपोर्ट कितनी होती है, पॉजिटिव मूवमेंट एंड नियर मिड स्पैन, नेगेटिव मूवमेंट एंड इंटीरियर सपोर्ट। हम इन टेबल्स को जब एक्सटीरियर पैनल के अंदर यूज करेंगे तो हमें सारी चीजें जो है वो मजीद स्पेसिफाइड हो जाएंगी या क्लियर हो जाएंगी। लाइक अ प्रीवियस टेबल, ये हमारे पास दूसरा टेबल है जिसके अंदर हम एक्सटीरियर पैनल के अंदर मूवमेंट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेगेटिव मूवमेंट एंड एक्सटीरियर सपोर्ट आपकी फॉर एग्जांपल 100% है तो कॉलम स्ट्रिप जो है वो 26% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट माना जाएगा और मिडिल स्ट्रिप 0। इसी तरह से पॉजिटिव मूवमेंट अगर आपकी 60% है तो कॉलम स्ट्रिप हमारी 312% हो जाएगी और 20.8% जो है वो टोटल स्टैटिक मूवमेंट का मिडिल स्ट्रिप में आ जाएगा। नेगेटिव मूवमेंट एंड इंटीरियर सपोर्ट 75% है वही, तो हमारी जो 52.5% जो है वो आपका एज अ कॉलम स्ट्रिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 17.5% आपकी मिडिल स्ट्रिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द केस ऑफ एक्सटीरियर पैनल, कि हम एक्सटीरियर पैनल की मूवमेंट्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कॉलम और मिडिल स्ट्रिप्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास ACI प्रोविजंस फॉर इफेक्ट ऑफ पैटर्न लोडिंग, के पैटर्न लोडिंग के हिसाब से हम क्या कंसीडरेशंस को फॉलो करते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मूवमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग द रेशियो ऑफ लाइव टू डेल लोड। ये हमने चेक करना है कि जो पैटर्न लोडिंग है उस हिसाब से ACI की कंडीशंस क्या कहती हैं कि जो लाइव लोड है और जो डेल लोड है उनका आपस में रेशो कितना होना चाहिए। द रेशो ऑफ कॉलम टू बीम स्टिफनेस हमने कंसीडर करना है। पैटर्न लोडिंग कंसीडर करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट्स विद इन द स्पान्स आर लेस अफेक्टेड बाय द पैटर्न लोडिंग, हमने पैटर्न लोडिंग को कंसीडर करना है। सो नॉर्मली क्या होता है कि हम मैक्सिमम और बेंडिंग मूवमेंट या मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट जब एक्ट कर रही होती है क्रिटिकल सेक्शंस के अंदर वो हम ऑब्टेन करते हैं बाय प्लेसिंग लाइव लोड इन स्पेसिफिक पैटर्न टू प्रोड्यूस एक्सट्रीम वैल्यूज। हम एक्सट्रीम वैल्यूज को अचीव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास है टू डिटरमाइन द डिजाइन फैक्टर्ड मूवमेंट इन कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्स। ACI ने जो है मजीद हमें कंडीशंस क्या दी हैं। व्हेन लोडिंग पैटर्न इज नोन द इक्विवेलेंट फ्रेम शैल बी एनालाइज्ड फॉर द लोड। सेकेंडली व्हेन द लाइव लोड इज वेरिएबल बट डज नॉट एक्सीड 3/4 टाइम्स ऑफ द डेल लोड, यानी W जो लाइव लोड है वो आपका 75% ऑफ द डेल लोड से कम है तो उस केस के अंदर जो है वो हम all the panels in almost loaded simultaneously with the live load, it is permitted to analyze the frame with full factor live load on the entire slab। हम अगर आपका लाइव लोड जो है वो 75% ऑफ द डेल लोड या 3/4 टाइम्स ऑफ द डेल लोड से कम है तो हम कंटिन्यूअस एक यूनिफॉर्म लोडिंग कंसीडर करके स्लैब को एनालाइज करेंगे। अगर उसके अलावा कोई कंडीशन है तो हम जो है अज्यूम करेंगे कि मैक्सिमम जो पॉजिटिव मूवमेंट है नियर द मिड स्पैन will be around 75% of the full factor load on the panels on the alternate panels के हिसाब से हम 75% का reduce कर लेंगे। So factor movement shall not be taken less than the movements occurring with full factor live loads on all the continuous panels। हम continuous panels के हिसाब से जो factor movements हैं उनको हमने किस तरह से consider करना है। एक्चुअली पैटर्न लोडिंग्स के अंदर हम क्राइटेरियाज आइडेंटिफाई करते हैं कि जो पैनल है हमारा वो हमारा किस तरह से मूव कर रहा है या उसके अंदर पैटर्न लोडिंग का क्राइटेरिया अप्लाई होता है या नहीं होता, उस हिसाब से हम ऑब्जर्व करते हैं लोडिंग की कंडीशंस वगैरह को, लाइव लोड टू डेल लोड का रेशो क्या है।
उसके बाद हमारे पास है रीइंफोर्समेंट रेशो। रीइंफोर्समेंट रेशोज के अंदर सबसे पहले हम नॉमिनल मूवमेंट या अल्टीमेट मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम RU फैक्टर निकालते हैं, रीइंफोर्समेंट फैक्टर, जिसको फिर टेबल्स के बेस के ऊपर हम RU से जो है वो 5L जो स्टील रीइंफोर्समेंट रेशो है वो निकालते हैं। स्टील रीइंफोर्समेंट निकालने के बाद हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं और उसको हम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मेंबर के अंदर, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑलरेडी इस स्टेज के ऊपर ऑलरेडी आपको पता है। ये समहाउ स्लैब्स के अंदर जो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो गिवन है कि आपकी जो लोकेशन है रीइंफोर्समेंट की कॉलम स्ट्रिप के अंदर किस तरह से आपने प्लेस करनी है। जो आपकी इलोंगेशन है कॉलम स्ट्रिप के अंदर वो तकरीबन 30 टाइम्स ऑफ नॉमिनल लेंथ होनी चाहिए, या पॉइंट जो है वो 0.3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल लेंथ। उसके बाद 20% ऑफ द नॉमिनल लेंथ आपकी अदर रीइंफोर्समेंट टॉप और बॉटम में अंदर होनी चाहिए। इसी तरह से जो है वो विदाउट ड्रॉप पैनल्स आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, विद ड्रॉप पैनल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हो स्लैब्स का, ये एक ACI का कंप्लीटली एक चार्ट है जिसके जरिए से आप आइडेंटिफाई करते हो कि रीइंफोर्समेंट हमने किस तरह से प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हम स्टिफनेसेस फाइंड आउट करते हैं कि स्टिफनेसेस हमारे पास कितनी है, एक्चुअल कॉलम स्टिफनेस कितनी है, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द एज बीम कितनी है, कम्युलेटिव ओवरऑल स्टिफनेस जो है वो इक्विवेलेंट कॉलम के लिए कितनी आ रही है। हम स्टिफनेसेस के अलग अलग हमारे पास फार्मूलाज और कंडीशंस हैं। सम ऑफ 1/KEC इफेक्टिव जो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है इक्विवेलेंट कॉलम की वो इक्वल हो जाती है 1/सम ऑफ KC, यानी कि कॉलम की स्टिफनेस प्लस द फ्लेक्सुरल स्टिफनेस ऑफ द एज बीम्स। कम्युलेटिवली आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, ये उसकी गिवन इक्वेशंस हैं। अगेन सेम चीज़ हमारे पास मजीद फ्लेक्सुरल स्टिफनेसेस के कॉलम्स के हिसाब से हमारे पास जो है डिफरेंट इनर्शियाज और जो चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं उन चीज़ों को मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये इक्वेशंस और ग्राफ्स हैं। इन तमाम चीज़ों को एक्चुअली हमने यूज़ करना है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, या हम जो एनालाइज करेंगे डिज़ाइन एग्जाम्पल्स को मैन्युअली सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें हमने फॉलो अप करनी है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस वजह से ये फार्मूलाज वगैरह जस्ट फॉर द टॉर्जनल स्टिफनेस की कंडीशंस वगैरह भी गिवन है यहाँ पे। अगेन टॉर्जनल स्टिफनेस है, उसके बाद C है हमारे पास। C जो है वो टॉर्जनल कांस्टेंट है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं मॉड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्लैब के हिसाब से कंसीडर करके। उसके बाद समरी है जिसके अंदर कॉलम्स हैं। केस 1 स्लैब्स विदाउट बीम्स, अगर फ्लैट स्लैब्स और फ्लैट प्लेट्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम लिमिटेशंस चेक करते हैं, क्या हमारा जो मेथड है डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड वो वैलिड है या नहीं। उसके बाद हम मिनिमम स्लैब थिकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। मिनिमम स्लैब थिकनेस के बाद हम फैक्टर लोड्स को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम स्लैब की थिकनेस वगैरह जो 1 वे है या 2 वे केस के अंदर जो हमने आइडेंटिफाई करनी है उसको हम डिटरमाइन करेंगे। ये बेसिकली डिज़ाइन प्रोसीजर्स हैं जिसके अंदर हम डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड को किस तरह से हमने यूज़ करना है। जो स्लैब थिकनेस की कंडीशंस हैं विदाउट ड्रॉप पैनल्स, विद ड्रॉप पैनल्स, हम मिनिमम जो है स्लैब थिकनेस किस तरह से इंटीरियर बीम्स के अलावा हम किस तरह से चूज करते हैं। नॉमिनल लेंथ डिवाइड बाय 33, 36, 36 अगेन जो ln बाय 40। डिफरेंट कंडीशंस हैं, कंडीशंस के हिसाब से हमने स्पेसिफिक वैल्यू को चूज करना है और मिनिमम स्लैब थिकनेस हमने आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद हम टोटल स्टैटिक मूवमेंट निकालते हैं। टोटल स्टैटिक मूवमेंट के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट कितनी आ रही हैं। पॉजिटिव मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट के बाद कितनी मूवमेंट्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शंस के अंदर आ रही हैं, कि कॉलम स्ट्रिप के अंदर कितनी मूवमेंट्स हैं और मिडिल स्ट्रिप के अंदर कितनी मूवमेंट्स हैं। इंटीरियर पैनल्स के लिए हम क्या कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, एक्सटीरियर्स के लिए हमारे पास क्या क्राइटेरियाज फॉलो होता है उनको हमने फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सटीरियर पैनल है तो क्या फॉलो होता है, स्टील की रीइंफोर्समेंट हम डिसाइड करते हैं, बैलेंस मूवमेंट और अनबैलेंस मूवमेंट वगैरह अप्लाई करके उसके बाद चेक्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद अनबैलेंस मूवमेंट बाय शियर के हिसाब से हम वेरीफाई करते हैं कि इक्वेशन आया हमारा जो डिज़ाइन एग्जांपल है वो सक्सेसफुली फेस कर रहा है शियर को भी और टॉर्जनल मूवमेंट्स को भी और अनबैलेंस मूवमेंट्स को भी। इन तमाम चीज़ों को हम वेरीफाई करते हैं। सेकेंड केस के अंदर हमारे पास इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बीम्स के साथ अगर स्लैब है तो हम उसके अंदर क्या फॉलो अप करते हैं डिज़ाइन के अंदर, वही स्टेप्स। नंबर 1 लिमिटेशंस को चेक, सेकंड में मिनिमम स्लैब थिकनेस, थर्ड इज हमारे पास फैक्टर लोड फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम स्लैब थिकनेस को वेरीफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ 1 वे स्लैब एंड इन टर्म्स ऑफ 2 वे शियर। उसके बाद हम टोटल स्टैटिक डायरेक्शंस के अंदर टोटल स्टैटिक मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं बोथ डायरेक्शंस में। टोटल स्टैटिक मूवमेंट आने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, नेगेटिव मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, फिर उनको हम किस तरह से कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इंटीरियर पैनल्स के लिए हमारे पास अदर फैक्टर्स क्या होते हैं कंडीशंस, एक्सटीरियर पैनल्स के लिए अदर फैक्टर्स क्या हैं उनको हम फॉलो करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं किस तरह से हमने उनको यूज़ करना है।
इसी तरह से हमारे पास जो है बोथ केसेस हैं, दोनों केसेस जो हमने डिस्कस किए, केस 1 एंड केस 2, द बीम्स मस्ट रेजिस्ट 85% ऑफ द मूवमेंट इन द कॉलम स्ट्रिप वेयर अल्फा F1 L2 by L1 should be more than equals to 1 whereas the ratio varies between 85% and 0%, कि हमारी जो टोटल स्टिफनेसेस हैं उस हिसाब से जो टोटल मूवमेंट है वो 85% जो है आपकी मूवमेंट कॉलम स्ट्रिप रेजिस्ट करेगा। उसके बाद हम स्टील की रिइंफोर्समेंट को डिसाइड करते हैं और ओवरऑल जो है वो कंप्यूट करते हैं अनबैलेंस्ड मूवमेंट और चेक्स अप्लाई करते हैं कि ओवरऑल फ्लेक्शन एंड शियर के अंदर हमारा मेंबर किस तरह से सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करता है या नहीं करता। तो ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था जिसके अंदर हम 2 वे स्लैब्स के लिए क्या कंडीशंस, क्राइटेरियाज, लिमिटेशंस को फॉलो करते हैं, डिजाइन प्रोसीजर्स किस तरह से होते हैं, डिजाइन इक्वेशंस क्या थी। अब हमने एक डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करना है, उसके बाद कुछ डिजाइन एग्जांपल्स हैं जिनकी मैं आपको समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा, उनको आपने खुद अपने तरीके से सॉल्व करना है तो ताकि आपकी मजीद चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और जो है हम आगे चलते हैं डिजाइन एग्जांपल के ऊपर। So now we have a design example regarding two-way flat plate based on direct design method। हमने उसको ऑब्जर्व करना है, डिजाइन करना है, उसके लिए हमने जो है हमारे पास स्टेटमेंट वगैरह पढ़ते हैं, क्या कंडीशंस गिवन है उनको हमने किस तरह से एनालाइज करते हैं रियल इंडस्ट्री के अंदर। So now we have a design example using the direct design method. Design the interior flat plate panel as shown in figure 1. The floor system consists of 4 panels in each direction with panel size of 24 feet by 20 feet. 4 पैनल्स हैं ईच डायरेक्शन के अंदर। इंटीरियर पैनल हमने डिस्कस करना है, डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग अ डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड, और फ्लैट प्लेट पैनल हमने डिज़ाइन करना है। द फ्लोर सिस्टम जो है वो 4 पैनल्स हैं ईच डायरेक्शन के अंदर, और पैनल की जो साइज़ है वो 24 बाय 20 फीट है, जिसके अंदर 24 फीट की एक लॉन्गर साइड है और 20 फीट की स्मॉलर साइज़ है। All panels are supported by 20 by 20 inches column। 20 by 20 इंच के कॉलम हैं, 12 फीट लॉन्ग कॉलम की लेंथ है। Slab carries a uniformly service live load of 100 psf and a service dead load that consists of 24 psf of floor finish in addition to the slab self weight। स्लैब के सेल्फ वेट के अलावा हमारे पास जो फिनिशिंग लोड है वो 24 psf का है। यूज नॉर्मल वेट कंक्रीट विद कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 ksi एंड स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ 60 ksi। ये हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है मटेरियल्स की, और हमने एक इंटीरियर फ्लैट प्लेट पैनल डिजाइन करना है। ये हमारे पास डायमेंशंस हैं, 24 बाय 20 फीट का पैनल है, 10 इंचेस के कॉलम हैं, हाफ 10 इंचेस, यानी कि टोटल जो कॉलम की जो ओवरऑल जो डायमेंशंस हैं वो 20 बाय 20 के हैं। सेंटर ऑफ कॉलम से लेके एज तक का जो डिस्टेंस है वो 10 बाय 10 इंच दोनों डायरेक्शंस के अंदर। और अगर हम क्रॉस सेक्शन ए कट करते हैं तो क्रॉस सेक्शन आपको नीचे नजर आ रहा है, 24 फीट बाय 24 फीट आपका सेंटर ऑफ कॉलम से लेके अदर सेंटर ऑफ कॉलम तक का जो डिस्टेंस है वो 24 फीट है। उसके बाद जो हमारे पास ऑल कॉलम्स आर 20 बाय 20 इंचेस। ये हमारे पास डिटेल्स गिवन है, इस डायग्राम को कंसीडर करना है हमने, और हमने जो है एक इंटीरियर पैनल यानी कि आपको 1 2 3 4 जो पैनल नजर आ रही है इसमें हम बात कर रहे हैं 3 पैनल की, नंबर 3 पैनल की, या नंबर उसके बाद आगे आपके जो भी नंबर दे दो, इसी तरह से हम जो इंटीरियर पैनल को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर हमने मिनिमम स्लैब थिकनेस को आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मिनिमम स्लैब थिकनेस का जो टेबल हमें गिवन था 17.1, पीछे लेक्चर के अंदर आप देख लें कि मिनिमम स्लैब थिकनेस का टेबल आपको गिवन है इंटीरियर स्लैब के लिए, एक्सटीरियर स्लैब्स के लिए, और स्लैब विद बीम्स और विदाउट बीम्स के लिए, जिसके अंदर LN/33, LN/40, LN/36 हम ये फार्मूलाज वगैरह नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। फॉर प्लेट्स द मिनिमम स्लैब थिकनेस इज LN/30 एंड FY ऑफ 60 KSI, क्योंकि हमें वहां पे FY 40 KSI और 60 KSI दोनों के लिए वैल्यूज गिवन थी। हमने FY 60 KSI कंसीडर करके LN/30 की वैल्यू चूज किया। नो एज बीम्स आर यूज, एज बीम की कोई क्वेश्चन के अंदर बात नहीं है। तो हमने लॉन्ग डायरेक्शन के हिसाब से बात की, तो लॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जो नॉमिनल लेंथ है हमारी वो LN1 यानी लॉन्गर लेंथ है। n जो है वो हम नॉमिनल लेंथ की बात कर रहे हैं, तो कॉलम की जो थिकनेस है दोनों डायरेक्शंस में हम वो डिडक्ट कर देंगे, यानी सेंटर ऑफ कॉलम के बजाय अब एज ऑफ कॉलम से डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो 24 फीट की लेंथ थी, माइनस 10 इंचेस एक तरफ से कॉलम की थिकनेस, 10 इंचेस दूसरी तरफ से, 20 इंचेस डिवाइड बाय 12, और LN हमारे पास जो लॉन्ग डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस आया वो 22.33 फीट आ गया। सो H मिनिमम इज इक्वल्स टू LN/30। LN आपके पास था 22.33 into 12 divided by 30, we got 8.93 inches, जिसको हमने राउंड अबाउट करके 9 इंचेस कंसीडर किया। Therefore the slab thickness of 9 inches is adopted, क्योंकि यूनिफॉर्म स्लैब थिकनेस रखनी थी, हमने राउंड अबाउट करके 8.93 के बजाय 9 इंचेस हमने यूज करना है।
उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर हम फैक्टर लोड्स फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर लोड्स जो है वो क्या होता है, 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड। हमें डेड लोड जो है वो सिर्फ फ्लोर फिनिशिंग का गिवन था, स्लैब की वजन जो है, स्लैब का अपना वेट जो है वो हमें गिवन नहीं था, इस वजह से हमने डेड वेट ऑफ द स्लैब कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टोटल डेड लोड विल बी इक्वल्स टू 24 जो फ्लोर फिनिशिंग का लोड है, प्लस वेट ऑफ द स्लैब। वेट हमारे पास 9 इंचेस की स्लैब थिकनेस है, डिवाइड बाय 12 इंटू 150 डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इन पाउंड पर फीट क्यूब। हमने मल्टीप्लाई किया तो टोटल डेड लोड हमारे पास आ गया 136.5 psf। और हमने जब इक्वेशन फैक्टर लोड की में यूज किया 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड, तो टोटल इंटेंसिटी हमारे पास 323 आ गई, जिसको हमने राउंड अबाउट करके 330 psf कंसीडर किया। सो नाउ चेक 1 एंड 2 वे शेयर्स। हम 1 एंड 2 वे शेयर्स कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे पंचिंग शेयर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंचिंग शेयर को चेक करते हैं कि लेट्स सपोज पंचिंग शेयर जो है एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम 2 वे एक्शन के अंदर डेवलप हो रही है, assuming 3/4 inches concrete cover and number 5 bars, then the average d will be equals to 7.5 inches या 7.6 inches, and B naught effective perimeter will be equals to 4 into C plus D, यानी कि D आपके पास है 7.6 प्लस C जो कॉलम की थिकनेस है वो हमारे पास 20 है, तो जो टोटली हमारे पास 110 इंचेस हो जाएगा। अब पंचिंग शियर बेसिकली क्या है? पंचिंग शियर कहने का मकसद कि जब कॉलम है, कॉलम के ऊपर आप एक स्लैब रख रहे हो तो स्लैब कॉलम के अंदर से पास हो सकती है या कॉलम जो है वो पंच थ्रू कर सकता है स्लैब के अंदर से। इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह से लें कि एक कील है, एक कील को हम स्ट्रेट रखते हैं टेबल के ऊपर और हाथ से आप उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रहे हो, तो कील जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा हाथ के अंदर से और हाथ के अंदर से ऊपर वाली साइड से निकल आएगा, जिससे आपको पेन भी फील होगा और जख्मी भी हो जाएगा हाथ। तो एग्जैक्टली जब स्लैब्स के अंदर हम बात करते हैं फ्लैट प्लेट की, तो फ्लैट प्लेट बेसिकली जो है उसको वो कॉलम्स के ऊपर रखा हुआ स्लैब है जिसके अंदर से कॉलम पेनिट्रेट कर सकता है। तो इस वजह से हम उस पंचिंग थ्रू का जो उस कॉलम के सराउंडिंग में जो क्रिटिकल रीजन है, उस क्रिटिकल रीजन को स्टडी करते हैं कि बेसिकली वो कहां पे डेवलप हो सकता है। कि लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि कॉलम के सरफेस से d/2 डिस्टेंस के ऊपर वो पंचिंग थ्रू का एक्शन डेवलप हो रहा है और उस पंचिंग थ्रू के जो एक्शन है d/2 के डिस्टेंस के अंदर, उसके ऊपर हमने एक सर्कुलर या एक स्क्वायर जो है एक अदर बॉक्स बना लिया जो कि हमारा क्रिटिकल पेरीमीटर या क्रिटिकल पैरामीटर कंसीडर होता है। इसको मजीद हम आगे डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। अब इस फिगर के अंदर आप देखें तो आपको जो सेंटर है उसके अंदर एक कॉलम नजर आ रहा है 20x20 इंचेस का। इस कॉलम के सरफेस से d/2 डिस्टेंस के ऊपर चारों तरफ से आपके पास एक क्रिटिकल पेरीमीटर बन रहा है या क्रिटिकल जोन बन रहा है, जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये जोन जो है अगर स्ट्रॉन्गर हुआ तो कॉलम हमारा पंच थ्रू नहीं कर पाएगा। अगर इस जोन के अंदर आपने कोई वीकनेस छोड़ दी तो कॉलम जो है वो पंच थ्रू हो जाएगा। अब वही एग्जांपल कि हमने जो कॉलम रखा या कील रखा था टेबल के ऊपर, उसके ऊपर आप हाथ से लोड अप्लाई कर रहे थे, तो जैसे ही उस कील के ऊपर हाथ की हथेली के ऊपर आप एक जो है वो कोई सिक्का रख दें लोहे का और सिक्के के ऊपर आप लोड अप्लाई करें, तो अब आप एक सिक्का रख चुके हो और कील जो है वो सिक्के के ऊपर लोड अप्लाई कर रहा है, तो आपके हाथ के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पे जो स्टिफनेस है उस मेंबर की वो आपने बढ़ा दी। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया कि d/2 डिस्टेंस था दोनों डायरेक्शंस के अंदर, कॉलम हमारे पास C है, C प्लस D कंसीडर करना था, d/2 एक साइड से d/2 अदर साइड से, तो टोटल जो हमारे पास क्रिटिकल जोन बना टू वे शेयर के लिए वो 27.6 इंचेस बन गया दोनों साइड से, क्योंकि कॉलम आपका 20 इंचेस था और d/2 दोनों साइडों से। d/2 बेसिकली टोटल थिकनेस हमारे पास 9 इंचेस थी, जिसमें से हमने क्लियर कवर और जो हमारे पास जो स्टील का रिइंफोर्समेंट का हाफ था वो हमने डिडक्ट कर दिया, तो टोटल हमारे पास जो डिस्टेंस बच गया वो 7.6 इंचेस बच गया था। उसके बाद जो है हम पंचिंग शेयर के लिए हमने जैसे अज्यूम किया कि हम अज्यूम करते हैं कि d/2 डिस्टेंस के ऊपर हमारा जो क्रिटिकल एक सेक्शन डेवलप हो रहा है और उसी क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर हम पंचिंग वे शेयर अज्यूम कर रहे हैं। उसके लिए हमने लेट सपोज यूज किया कि हम 5 नंबर की बार यूज कर रहे हैं।
तो 5 नंबर की बार है और कवर कंसीडर करके हमने जो इफेक्टिव डेप्थ थी उसमें से क्लियर कवर और रीइंफोर्समेंट का हाफ हमने डिडक्ट कर दिया, जो कि आपको ऑलरेडी इस चीज़ का तो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है कि टोटल थिकनेस जो है मेंबर की अलग होती है। इफेक्टिव डेप्थ हम सेंटर ऑफ रीइंफोर्समेंट से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस चूज करते हैं। तो और इफेक्टिव पेरीमीटर बेसिकली बी नॉट से रिप्रेजेंट होता है, जो कि क्रिटिकल सेक्शन का पेरीमीटर है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देखा है, जैसे आपने नोट किया वहां पे कि जो कॉलम था, कॉलम के सराउंडिंग में दोनों साइडों के ऊपर जो है क्रिटिकल सेक्शन डेवलप हो रहा था। एक स्क्वायर ही था बाहर वाली साइड पे, जिसकी जो लॉन्गर साइड है वॉल की, जो वॉल की लॉन्गर साइड है उस साइड को हम लेट सपोज रिप्रेजेंट कराते हैं एक्स से, और जो आपका स्मॉलर साइज है वहां पे जो रिप्रेजेंट कराते हैं उसको हम वाई से रिप्रेजेंट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि कॉलम हमारा स्क्वायर है और जो हमारे पास अंदर जो क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है वो भी स्क्वायर शेप का है, तो C+D तो दोनों तरफ से C+D इक्वल आ रहा है, जो कि हमारे 7.5 इंचेस जो है 7.6 इंचेस हमारे पास D था, 20 इंचेस का कॉलम है, तो टोटल जो है वो 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 110 इंचेस आपके पास B नॉट आ गया। अब अल्टीमेट शेयर जो टू वे एक्शन है शेयर का वो हम फाइंड आउट करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू longer length L1 into smaller length L2 minus x into y। अब ये x into y क्या है, वो आपके अंदर क्रिटिकल सेक्शन है, जो कि x आपकी लॉन्गर साइड है और y आपकी स्मॉलर साइड है, कौन से क्रिटिकल सेक्शन की। वहां पे दोनों वैल्यूज सेम थे, तो एक 27.6 into 27.6 डिवाइड बाय 144 इनटू फैक्टर लोड, जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया पिछली स्लाइड के ऊपर, तो हमारे पास टोटल जो है जो आपके पास क्रिटिकल शेयर आ रहा था वो हमारे पास आ गया 156.7 के। अब हम कंक्रीट का शेयर चेक करते हैं। 5EC is equals to 5 into 4 times under root FC dash into B naught D, जो कि आपके पास तमाम वैल्यूज हैं। यहाँ पे B नॉट आपका इफेक्टिव पेरीमीटर है जो 110 हो जाएगा, D आपके पास 7.6 है, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास 4000 है, और 5 जो है वो 0.754 कांस्टेंट है, डिवाइड बाय 1000 इज द कन्वर्जन, जो कि हमारे पास वैल्यू आ गई 158.6। यानी जो कंक्रीट का सेक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, जो शेयर है, जो रिक्वायर्ड शेयर है वो 156.7 था, और जो प्रोवाइडेड कंक्रीट है वो इसको अकेला कंक्रीट जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो बेटर रिजल्ट्स दे रहा है, देयरफॉर हम इसको ओके कंसीडर करते हैं और आगे मूव करते हैं। उसके बाद सेकंड केस के अंदर हमने अज्यूम किया कि लेट सपोज जो क्रिटिकल सेक्शन है वो D/2 डिस्टेंस के बजाय D डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। अगर वो D डिस्टेंस के ऊपर है तो उस हिसाब से जो इफेक्टिव डेप्थ थी हमने ऑलरेडी 7.6 इंचेस चूज की थी, रिइंफोर्समेंट हमने 5 नंबर की बार चूज की, और हम कंसीडर करते हैं कि एक 1 फीट स्ट्रिप है विद द लेंथ ऑफ स्ट्रिप बीइंग, एक लेंथ है जो ओवरऑल स्ट्रिप है ना, हम जो एक वन वे स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं कि वन वे स्ट्रिप है लेट सपोज 12 इंचेस की, माइनस हमने हाफ कंसीडर किया जो आपके पास 12 है, बेसिकली ये हाफ ऑफ द L/2 है, L/2 यानी L1 जो आपके पास 24 फीट है उसका हमने हाफ कंसीडर किया जो कि 12 फीट हो गया, माइनस कॉलम का जो हाफ है वो आपका 10 जो आपके पास आ जाती है डायमेंशन से 10/12 जो आपका कॉलम का हाफ कंसीडर हो गया, माइनस आपके पास आ जाता है D/2 डिस्टेंस। तो टोटल जो 1 फीट स्ट्रिप हमारे पास डेवलप हुई या x का जो डिस्टेंस आ रहा है वो 10.5 फीट आ गया। अब इसके अंदर जो अल्टीमेट शेयर बाय वन वे है एक्शन वो हमारे पास कितना आ गया, जो आपने फैक्टर लोड कंसीडर किया था वो 1 फीट स्ट्रिप हमारे पास थी, और x की जो स्ट्रिप है वन कंटिन्यूअस स्ट्रिप हमने जो कंसीडर किया x डिस्टेंस वो हमारे पास आ गया 10.5 फीट। x बेसिकली इज द डिस्टेंस जो कि हम सेंट्रॉइड से फेस ऑफ द कॉलम से लेके आप एक डी डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर कर रहे हो, तो उसके लिए आपने सिंपली L/2 माइनस C/2 माइनस जो है वो आपने डी कंसीडर किया है, तो उसका फार्मूला सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसके बाद कंक्रीट की वजह से इंटेंसिटी हमने कंसीडर की, तो कंक्रीट की वजह से हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.7, और वन वे शेयर जो आया वो 3.47 है। अगेन जो हमारा कंक्रीट का सेक्शन है वो ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, इस वजह से हमारा सेक्शन जो है वो कंसीडर होगा एज अ ट्रू कंसीडर करते हैं। इन नॉर्मल लोडिंग वन वे शेयर डज नॉट कंट्रोल, ये वन वे शेयर जो है वो इतना सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं करता जो टू वे शेयर के अंदर हम कंसीडर कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी हमारे पास हायर डिफरेंस है, वहाँ पे 156 थी, यहाँ पे 3.47 है, इस वजह से जो है वो हम टू वे शेयर का एक्शन जो है वो उसको कंसीडर करते हैं।
ये आपके पास एक स्ट्रिप है इंटीरियर फ्लैट प्लेट का, जो कि हमने डी डिस्टेंस के ऊपर कंसीडर किया कि लेट सपोज क्रिटिकल सेक्शन वन वे के अंदर डी डिस्टेंस के ऊपर आ रहा है और उसी के अंदर हमने एक स्ट्रिप 1 फीट की अज्यूम की थी। तो अभी आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि उस जो क्रिटिकल सेक्शन है वो फ्रॉम द फेस ऑफ द जो आपका जो कॉलम है या जो आपका सरफेस है जो आपकी वॉल का, वहां से एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमारा क्रिटिकल सेक्शन या कॉलम के एज से डी डिस्टेंस के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सिंपली जो L/2 था, L/2 यानी 24 फीट माइनस आपका कॉलम का हाफ, जो आपके पास कॉलम का हाफ है 20 इंचेस का कॉलम था, उसको हमने हाफ कर दिया और डी डिस्टेंस आपने उसमें से डिडक्ट कर दिया तो एक्स का डिस्टेंस आ जाता है। तो ये चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस करा है प्रीवियस स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे मजीद आपको क्लियर हो जाती है। अब हम आते हैं स्टैटिक मूवमेंट्स के ऊपर। स्टैटिक मूवमेंट्स के लिए हमारे पास जो है फार्मूला क्या था, लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्ट डायरेक्शन दोनों हमारे पास हैं अलग अलग। तो हम पहले इंडिविजुअली दोनों डायरेक्शंस के लिए टोटल स्टैटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करेंगे। सो इन द लॉन्गर डायरेक्शन, अब लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारी लॉन्गर डायरेक्शन है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्मॉलर डायरेक्शन के अंदर है। यानी आप फॉर एग्जांपल अगर रिइंफोर्समेंट देना चाहते हो तो लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर जो रिइंफोर्समेंट हमारी लॉन्गर लेंथ वाली होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा शॉर्टर साइड के ऊपर होगी, और अगर शॉर्टर साइड की आप बात करते हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा लॉन्गर साइड के अंदर होगी। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या था हमारे पास, WL²/8, जिस साइड की आप बात कर रहे हो उस हिसाब से, और अगेन आप मल्टीप्लाई कर देते हो अदर डायमेंशन, क्योंकि आप एक पूरी कंटिन्यूअस स्लैब की बात कर रहे हो ना कि उस एक बीम की या उस एक 1 फीट स्ट्रिप की, क्योंकि बीम के अंदर हम हमेशा कंसीडर करते हैं WL²/8। हम उसका थर्ड डायमेंशन जो है अदर डायमेंशन अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ओवरऑल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तमाम स्ट्रेसेस। तो हमने क्या किया, m0L यानी कि टोटल स्टैटिक मूवमेंट इन लॉन्गर डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू, टोटल आपका फैक्टर लोड था WU, ln स्क्वायर या lnL², यानी कि जो लॉन्गर लेंथ है उसका आपने स्क्वायर कर देना, वही आपका फार्मूला WL²/8 वाला। ln स्क्वायर, ln बेसिकली इज एज टू एज डिस्टेंस, यानी कॉलम के एक कॉलम के एज से लेके दूसरे कॉलम के एज तक का डिस्टेंस, प्योर पैनल का डिस्टेंस हमें चाहिए जिसके अंदर हम कॉलम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने जब ln कंसीडर किया तो ln यहाँ पे कितना हो जाता है, आपके पास टोटल 24 फीट की लेंथ है, टोटल 24 फीट में से आप 10 इंच कॉलम की एक साइड से 10 इंच कॉलम की दूसरी साइड से आप डिडक्ट कर देते हो, और उसको 10 इंच और 10 इंच 20 इंच का आप फुट में कन्वर्जन करो तो 24 फीट माइनस 20 इंचेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो 22.33 बन जाती है। इनटू थर्ड साइड, जो अदर साइड है वो हमारे पास 20 फीट लेंथ है, तो हमारे पास जो है WNL1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनटू L2 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास वैल्यू आ जाती है 411.4 की फीट। इसी तरह से हम जब शॉर्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो फार्मूला वही WL²/8। अब यहाँ पे L² यानी शॉर्टर साइड की लेंथ और अदर जो लॉन्गर डायरेक्शन है वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो टोटल हमारे पास ln आपने दोबारा शॉर्टर साइड के लिए किस तरह से कंसीडर किया, 20 - 20 इंचेस डिवाइड बाय 12 सॉरी, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 333 की फीट। अब जब हमने तमाम चीज़ें टोटल स्टैटिक मूवमेंट्स कंसीडर कर लिए कि कोड हमें क्या कहता था या प्रोसीजर जो हमने फॉलो किया या डिस्कस किया उसके अंदर क्या था कि टोटल सबसे पहले आप स्टैटिक मूवमेंट फाइंड आउट करो। स्टैटिक मूवमेंट के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितनी मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव है और कितनी मूवमेंट नेगेटिव है। उसके बाद आपने डिसाइड करना था कि हमने कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप कैसे बनाने हैं। सही है, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं या डिसाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं कि हमने जो एक पैनल चुना इंटीरियर वाला, वो इंटीरियर का पैनल आपको नजर आ रहा है जिसकी एक साइड कॉलम के सेंटर से लेकर दूसरे कॉलम के सेंटर तक 20 फीट डिस्टेंस है, और दूसरी साइड आपके पास जो है वो एक कॉलम के सेंटर से लेकर दूसरे कॉलम के सेंटर तक आपके पास 20 फीट डिस्टेंस है। अब ये एक पैनल था आपके पास स्टार्ट में, हमारे पास क्या थी, दो डायरेक्शंस थी। L1 हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि L1 इज द लॉन्गर साइड एंड L2 इज द स्मॉलर साइड। हमने यहाँ पे लिखा कि L2 इज स्मॉलर देन L1 क्योंकि L2 तो हम स्मॉलर साइड को कंसीडर कर रहे हैं। द विड्थ ऑफ हाफ ऑफ अ कॉलम स्ट्रिप इन द लॉन्ग डायरेक्शन इज 25% ऑफ लॉन्गर लेंथ। अब यहाँ पे जो आपकी लॉन्गर साइड है, जो लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर बात हो रही है, यानी कि हम स्मॉलर साइड की बात कर रहे हैं और लॉन्गर डायरेक्शन की बात हो रही है,
तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम स्ट्रिप की विड्थ है वो कितनी कंसीडर होगी, 0.25 या 25% ऑफ द स्मॉलर लेंथ, यानी कि स्मॉलर लेंथ हमारे पास 20 फीट थी, उसको हम लेके जा रहे हैं लॉन्गर रन के अंदर, तो कॉलम स्ट्रिप का जो हाफ है वो कितना कंसीडर हो जाएगा, 25% ऑफ द स्मॉलर लेंथ। अब 25% ऑफ द स्मॉलर लेंथ कितना आया, 5 फीट आया। अब आपने एक प्लान बना लिया, सारा आपके पास 4 कॉलम आ गए, 4 कॉलम के दरमियान आपने 24 फीट लॉन्गर साइड है, 20 फीट जो है वो स्मॉलर साइड है। लॉन्गर साइड के अंदर या लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर फ्रॉम स्मॉल जो आपकी डायरेक्शन है या स्मॉल जो साइड है वहां से आप स्टार्ट करोगे और लॉन्गर रन के अंदर मूव करना है। तो कॉलम का जो सेंटर है वहां से लेके ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर आप 5 फीट का एक निशान मार्क करके उसको एक कर्सर बना देते हैं, यानी कि एक 5 फीट की स्ट्रिप आपने बना ली। इसी तरह से आप दूसरी उसके कॉलम के सेंटर से लेके 5 फीट नीचे आते हो और 5 फीट की स्ट्रिप यहाँ से भी आपने बना ली। दो नीचे वाला कॉलम वहां से भी 5 फीट स्ट्रिप आपने बना ली। इसी तरह से हम क्या कंसीडर करते हैं, जो आपकी स्मॉलर साइड है वो 20 फीट की थी, वहां से 5 फीट ऊपर चले गए कॉलम के साथ, 5 फीट नीचे चले गए, तो जो मिडल स्ट्रिप था वो हमारे पास कितना बचा, 10 फीट का बच गया। मिडल स्ट्रिप आपके पास 10 फीट है स्मॉलर साइड के अंदर लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर। अब एग्जैक्टली आप आ जाएं कॉलम जो अदर डायरेक्शन के अंदर, यानी लॉन्गर डायरेक्शन की बात हो रही है या लॉन्गर साइड की बात हो रही है, शॉर्टर डायरेक्शन की बात हो रही है, यानी लॉन्गर साइड और शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर हम मूव कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास कॉलम स्ट्रिप वही हमने 5 फीट का जो अज्यूम किया था इक्वल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे भी आपने कॉलम के दोनों साइडों से 25% ऑफ द शॉर्ट लेंथ आपने कंसीडर करके 5 फीट मार्क कर दिए। तो बीच में आपके पास पोर्शन कितना बचा, दो 5 फीट के पोर्शन चले गए, बीच में 24 माइनस 5 फीट या 24 माइनस 10 फीट आप डिडक्ट कर देते हो, तो बीच वाला इंटीरियर जो मिडिल स्ट्रिप है वो आपके पास 14 फीट का बच जाता है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि कॉलम स्ट्रिप इन बोथ डायरेक्शंस वी हैव 10 फीट, जो आपकी हाफ की 5 फीट थी, दो जो डबल है वो 10 फीट हो जाती है, और मिडिल स्ट्रिप जो है वो हमारी लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर 10 फीट है और शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास 14 फीट है। उसके बाद हम इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो रीइंफोर्समेंट्स हैं वो दो रीइंफोर्समेंट्स हैं, एक लॉन्गर डायरेक्शन के लिए, एक शॉर्टर डायरेक्शन के लिए। दोनों डायरेक्शंस में आपकी रीइंफोर्समेंट दोनों साइडों के ऊपर मूव कर रही है। सो टू कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ इन ईच डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में बात कर रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं दैट द स्टील बार्स इन शॉर्ट डायरेक्शन आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द बार्स इन लॉन्ग डायरेक्शन, यानी जो लॉन्ग डायरेक्शन के अंदर आप बार्स दे रहे हो वो आपकी कहां पे हैं, टॉप पे हैं। स्टील बार, assume that the steel bars in the short direction are placed on the top of the, यानी जो लॉन्गर डायरेक्शन वाली बार्स हैं वो आपकी नीचे हैं और जो आपकी शॉर्टर डायरेक्शन वाली बार्स हैं वो उन लॉन्गर बार्स के ऊपर रखी हुई हैं। ये हमारी पहली अजम्पशन थी, यानी कि जो हमारी लॉन्गर डायरेक्शन वाली बार्स हैं वो नीचे हैं और शॉर्ट डायरेक्शन वाली बार्स जो है वो प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बार्स, यानी शॉर्ट डायरेक्शन वाली बार्स जो है वो ऊपर है और लॉन्गर डायरेक्शन वाली बार्स जो है वो नीचे हैं। अब हमने जो क्रॉस सेक्शन या डेप्थ चूज करनी है, डेप्थ का फार्मूला क्या होता है कि हम टॉप फाइबर से लेके मेन रीइंफोर्समेंट जो उस डायरेक्शन के अंदर जा रही है उसके सेंटर तक आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे देयरफॉर द डी इन लॉन्गर डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू टोटल डेप्थ हमारे पास 9 इंचेस, इसमें से आप सिंपली डिडक्ट कर देते हो कवर और आपका हाफ ऑफ द बार, ये आपके पास 7.9 इंचेस आ गया। जबकि आप जब डी शॉर्ट डायरेक्शन की माइनस करते हो तो डी आपका हो जाता है 9 इंचेस माइनस कवर कितना है 0.75 माइनस आपका 5 बाय नंबर 5 की बार है कौन सी, जो लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर जा रही है वो पूरी डिडक्ट हो जाएगी और जो शॉर्टर डायरेक्शन वाली बार है वो आपकी हाफ डिडक्ट हो जाएगी। तो एक डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो कितना आया 7.9 और दूसरे डायरेक्शन में हमारे पास लॉन्गर डायरेक्शन में हमारे पास डेप्थ आ गया 7.9 इंचेस और शॉर्टर डायरेक्शन में डेप्थ आ गई 7.3 इंचेस। अगर आप इस तरह से नहीं करते तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हम फॉलो करते हैं कि एवरेज डी ऑफ डी इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1.5 भी आप चूज कर सकते हो, जो 7.5 इंचेस आ जाता है, कैन बी प्लेस्ड इन बोथ डायरेक्शंस, यानी आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने जो फॉलो करना है वो कैलकुलेटेड वैल्यूज को लेके फॉलो करना है। ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए है, हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि नहीं यार छोड़ो सारी चीजों को, हम अपनी तरफ से जो है वो एक वैल्यू को चूज कर लेते हैं 7 माइनस और 9 जो इफेक्टिव डेप्थ है टोटल will be equals to 9 inches thickness minus 1.5 is constant, 1.5 जिसके अंदर सारी चीजें आ गई, कवर भी आ गया, reinforcement का टाया भी आ गया, सारी चीजें आ गई।
तो यहाँ पे हमारे पास दोनों कवर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक 7.6 इंचेस के ऊपर हमने शो कराया, 7.3 इंचेस के ऊपर, दूसरा 7.9 इंचेस के ऊपर, दोनों लॉन्ग डायरेक्शन और शॉर्ट डायरेक्शन के लिए हमने प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद हमने जो डिजाइन प्रोसीजर कैन बी कन्वीनियंटली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज शोन इन फिगर टेबल 1 एंड टेबल 2। हम एक टेबल कोई भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी टेबल आपने खुद उसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक ही चीज है। हम लॉन्गर डायरेक्शन को अगर डिस्कस कर लेते हैं तो उसी तरह से आपने शॉर्टर डायरेक्शन का बना लेना है। सो द टोटल स्टैटिक मूवमेंट इन लॉन्गर डायरेक्शन। अब लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर आप पीछे रिकॉल करो कि हमने टोटल स्टैटिक मूवमेंट कितनी निकाली थी, 411.4 की फिट। जबकि हमारे पास जो इंटीरियर पैनल था उसके लिए अगर आप याद करें कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको किस तरह से रखा था कि पॉजिटिव मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू 65%, positive movement will be equals to 35% of total static movement and negative movement will be equals to 65% of the total static movement। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव मूवमेंट निकाली तो 65% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट हमारा आ जाता है -267.4, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और पॉजिटिव मूवमेंट हमारी कितनी थी, 35% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट। टोटल स्टैटिक मूवमेंट आपके पास 411.4 था, उसको 35% से मल्टीप्लाई कर दिया 0.35 से, आपके पास पॉजिटिव मूवमेंट 144.0 की फिट आ गई। ये चार्ट हम पीछे ऑलरेडी थ्योरेटिकली डिस्कस कराए थे कि टू वे इंटीरियर प्लेट्स हैं विदाउट बीम्स, उसके अंदर आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हो। नेगेटिव, अब यहाँ पे देखें आप पहली रो के अंदर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स इन वन पैनल, नेगेटिव मूवमेंट कितना था 65% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट माइनस में, और पॉजिटिव मूवमेंट कितना था 35% ऑफ टोटल स्टैटिक मूवमेंट। ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी कराए पीछे वाली स्लाइड के ऊपर। अब हम आते हैं कॉलम स्ट्रिप के अंदर। कॉलम स्ट्रिप क्या है? अब कॉलम स्ट्रिप के अंदर और मिडिल स्ट्रिप के अंदर जो आपकी नेगेटिव मूवमेंट है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, एक 75% है इस नेगेटिव मूवमेंट का और 25% है मिडिल स्ट्रिप के अंदर। इसी तरह से पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो 60% है कॉलम स्ट्रिप के अंदर और 40% है मिडिल स्ट्रिप के अंदर। और यही कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है आगे वाले टेबल के अंदर। दैट्स इट। ये चीजें आपके पास थोड़ी सी जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी वो यही चीज थी कि कॉलम जो टोटल पॉजिटिव मूवमेंट थी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों के अंदर, यानी कॉलम स्ट्रिप के अंदर भी और मिडिल स्ट्रिप के अंदर भी। इसी तरह से जो नेगेटिव मूवमेंट है उसको हमने कॉलम स्ट्रिप के अंदर भी देना और मिडिल स्ट्रिप के अंदर भी देना है। कितना देना है वो कोड की तरफ से सजेस्टेड आपके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स हैं, वहां से हमने वैल्यूज निकाल लिए कि जो नेगेटिव मूवमेंट है वो 75% है और पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो हमारे पास 25% है। नेगेटिव मूवमेंट मिडिल स्ट्रिप के अंदर 25% है, पॉजिटिव मूवमेंट्स कॉलम स्ट्रिप के अंदर 60% है और पॉजिटिव मूवमेंट मिडिल स्ट्रिप के अंदर 40% है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 0.49 ले लेते हो तब भी आपकी मर्जी है, यानी 49% इन द कॉलम स्ट्रिप एंड 16% इन द जो है वो आपके पास मिडिल स्ट्रिप। इसी तरह से जो है पॉजिटिव मूवमेंट 21% इन द कॉलम स्ट्रिप एंड 14% इन द मिडिल स्ट्रिप। यहाँ से ये भी ले सकते हैं और डायरेक्टली आप वैल्यूज को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया और स्टैटिक मूवमेंट हमने डायरेक्टली पहले स्टैटिक मूवमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव मूवमेंट्स में कंसीडर कर लिया कि हमने पहले जो है वो हम जो कोड की तरफ से वैल्यूज थी उनको बाद में देखेंगे। हमने क्या किया, जो टोटल स्टैटिक मूवमेंट थी उसका 65% कंसीडर कर लिया एज नेगेटिव मूवमेंट, जो कि वैल्यू आ गई -267.4 की फिट। और जो आपके पास टोटल स्टैटिक मूवमेंट था उसका 35% आ गया पॉजिटिव मूवमेंट में, जो कि 144 की फिट आ गई। अब हमने टेबल बना लिया कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप का, पॉजिटिव मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, नेगेटिव मूवमेंट एंड पॉजिटिव मूवमेंट, यानी कॉलम स्ट्रिप के अंदर नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट एंड मिडिल स्ट्रिप के अंदर भी नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट, दोनों तो होंगी, जाहिर सी बात है। तो हमने सबसे पहले जो है वो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन रखी कि जो आपने पिछला चार्ट देखा उसके अंदर जो नेगेटिव मूवमेंट थी वो आपकी कॉलम स्ट्रिप में कितनी आ रही थी 75%, और नेगेटिव मूवमेंट आपकी मिडिल स्ट्रिप में कितनी आ रही थी 25%। यहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज नजर आ रही हैं, कॉलम स्ट्रिप में नेगेटिव 75%, मिडिल स्ट्रिप में नेगेटिव 25%। इसी तरह से जो पॉजिटिव मूवमेंट थी वो आपकी आ रही थी कॉलम स्ट्रिप में 60% और मिडिल स्ट्रिप में आ रही थी 40%। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन रख ली। अब आते हैं अल्टीमेट मूवमेंट। अल्टीमेट मूवमेंट हमारे पास क्या है, क्योंकि हम नेगेटिव मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव मूवमेंट आपके पास ऑलरेडी -267.4 ऊपर था, इसको आपने 75% से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 0.75 से, तो आपके पास नई मूवमेंट आ गई नेगेटिव -201.6। और पॉजिटिव मूवमेंट आपके पास कितना था 144, इसका आपने 60% ले लिया तो आ गया +86.5।
4, नेगेटिव मूवमेंट का 25% यानी -267.4 मल्टीप्लाई बाय 0.25 वैल्यू आ गई -66.8, और 40% ऑफ द पॉजिटिव मूवमेंट 144 का 40% यानी 0.4 मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव 57.16 किप फिट। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ गई। अब विड्थ ऑफ द स्ट्रिप है। अब विड्थ ऑफ द स्ट्रिप की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने सारी बातें जो की थी ओवरऑल कि हम लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर फिलहाल बात कर रहे हैं, जो टोटल स्टैटिक मूवमेंट कैलकुलेट किए थे वो सारे लॉन्गर डायरेक्शन के लिए थे। अब लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर आप अगर देखो तो लॉन्गर डायरेक्शन है, और लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर जो हमारी वॉल मूव करेगी वो कौन सी मूव करेगी, स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड की बात हो रही है और लॉन्गर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो स्मॉलर साइड के अंदर जो विड्थ है कॉलम स्ट्रिप की कितनी थी, 5 फीट और 5 फीट यानी 10 फीट। 10 फीट को इंचेस में कन्वर्ट किया 120 इंचेस। इसी तरह से कॉलम स्ट्रिप दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव में 120 इंचेस रहेगा। इसी तरह से जो मिडिल स्ट्रिप था लॉन्गर डायरेक्शन के लिए स्मॉलर साइड का, वो हमारे पास बचा था 10 फीट का, जो कि अगेन 10 फीट हमारा मल्टीप्लाई बाय 12 आपका इंचेस में हो जाता 120। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ जो लॉन्गर डायरेक्शन है उसके लिए जो हमने कैलकुलेट किया था वो 7.9 इंचेस था। तमाम के लिए हमने 7.9 इंचेस रखा। उसके बाद हम लेते हैं आर यू। आर यू फैक्टर इज इक्वल टू अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर। अब बी डी भी आपके पास विड्थ ऑफ स्ट्रिप है, इफेक्टिव डेप्थ भी है, अल्टीमेट मूवमेंट भी है। आप तमाम चीज़ों को जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो आर यू आपका आ जाता है कॉलम स्ट्रिप में नेगेटिव के लिए 323, पॉजिटिव के लिए 128, मिडिल स्ट्रिप के अंदर नेगेटिव के लिए 107 और पॉजिटिव के लिए 93। अब जो आपके पास आर यू की वैल्यूज हैं इनके लिए बड़ा सा एक चार्ट गिवन है कोड की तरफ से स्टील रीइंफोर्समेंट रेशो निकालने के लिए कि अगर आपके पास स्टील रिडक्शन रेशो आपके पास आर यू की वैल्यू अवेलेबल है तो आप स्टील का रीइंफोर्समेंट रेशो किस तरह से निकालते हो। आर यू की वैल्यू को देख के हमने जो आपका स्टील रीइंफोर्समेंट रेशोज निकाले। 323 आर यू के लिए स्टील रीइंफोर्समेंट रेशो आया 63.3% यानी 0.633, और जो आपका 128 के लिए आया वो 0.262, और उसके बाद हमारे पास आया 0.2% आया फॉर द नेगेटिव मिडिल स्ट्रिप मूवमेंट, इसके आर यू 107 थी, और 93 आर यू के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 0.175। ये हमारे पास मूवमेंट थी। अब आपके पास रो आ गया तो एरिया ऑफ स्टील हमारा क्या होता है, रो इंटू बी डी। एरिया ऑफ स्टील आपके पास ऑलरेडी है और कैलकुलेट करना है। रो की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, बी आपके पास विड्थ ऑफ स्ट्रिप है, डी आपके पास ऑलरेडी इफेक्टिव डेप्थ गिवन है। आप मल्टीप्लाई करते जाते हो तो आपका एरिया ऑफ स्टील जो है वो पहले केस में कॉलम स्ट्रिप नेगेटिव के लिए आपके पास आ गया 6 इंच स्क्वायर, और पॉजिटिव के लिए आ गया 2.48 इंच स्क्वायर। मिडिल स्ट्रिप के लिए नेगेटिव में 1.92 इंच स्क्वायर, और जो आपका पॉजिटिव के लिए 1.66 इंच स्क्वायर। अब तमाम वैल्यूज आ गई। उसके बाद आप मिनिमम एरिया ऑफ स्टील चेक करते हो जो कि हमारे पास 0.0018 मिनिमम एरिया ऑफ स्टील होता है और मिनिमम रो होता है, और बी इंटू एच हमने कंसीडर किया ओवरऑल डेप्थ यानी ओवरऑल थिकनेस। तो हमारे पास आ गया 1.94, 1.94, 1.94 एंड 1.94, क्योंकि तमाम के लिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील वही सेम है। जो हमने चूज किया मिनिमम वो हमारे डिजाइन से लास्ट टू में मिडिल स्ट्रिप में आप देखें कि मिडिल स्ट्रिप के अंदर जो आपका डिजाइन एरिया ऑफ स्टील है वो नेगेटिव मूवमेंट में 1.92 है, और पॉजिटिव मूवमेंट में है 1.94, सॉरी आपका जो मिनिमम है वो 1.94 है। तो मिनिमम हमारा जब डिजाइन से ज्यादा होता है हम मिनिमम कंसीडर करते हैं, यानी हमारा 1.94 चूज हो जाएगा। इसी तरह से मिडिल स्ट्रिप की जो पॉजिटिव मूवमेंट है उसमें देखें हमारा जो डिजाइन एरिया ऑफ स्टील था वो 1.66 है, लेकिन जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है वो 1.94 है, तो हमने 1.94 ही चूज करना है। उसके बाद हमने बार जो चूज की कि स्ट्रेट बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बार सिलेक्टेड हमने 5 नंबर की दी थी, आपके एक 5 नंबर का एरिया निकाल दो, टोटल एरिया ऑफ स्टील से उसको डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी 20 नंबर 5 बार्स। इसी तरह से आप एक बार 5 नंबर का स्टील जो है वो एक बार का एरिया निकालें, टोटल एरिया से डिवाइड कर दें। एक बार का एरिया आपके पास यहाँ पे सेकंड वाले में नंबर 10 नंबर बार आ गई 5 नंबर की। थर्ड में हमने बार नंबर चूज किया 4 का 10 4 नंबर की बार्स आ गई। इसी तरह से हमने नंबर ऑफ बार आपके ऊपर है, आप अपनी तरफ से भी चूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है पॉजिटिव मूवमेंट के लिए हमने 4 नंबर की बार चूज की जो कि हमारे पास अगेन 10 बार्स आ गई। अब हमारे पास आता है कि जो स्पेसिंग है बार्स के दरमियान वो 2 टाइम्स तो ओवरऑल थिकनेस ऑफ द स्लैब से कम होनी चाहिए, जो कि 18 इंच से कम हो। हमने क्या किया कि ओवरऑल कॉलम स्ट्रिप कितना था 20, जो हमारे पास कितना था ओवरऑल 120 इंचेस का, 120 इंचेस डिवाइडेड बाय आप
टोटल नंबर ऑफ बार्स डिवाइड कर दो तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बच जाती है नंबर ऑफ बार्स, 6 इंच का ही डिस्टेंस बच जाता है। इसी तरह से जो आपके पास टोटल विड्थ है कॉलम स्ट्रिप की वो 120 इंचेस थी, उसको 10 नंबर बार से डिवाइड कर दिया, आपके पास 12 आ गया। इसी तरह से आपके पास नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग भी आ जाती है। तो ये हमारे पास एक कम्युलेटिव जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन के लिए, स्मॉलर साइड एंड लॉन्गर डायरेक्शन के लिए तमाम जो बार्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस आ गई। अब हमने इनको अप्लाई करना है और शो कराना है डायग्राम के अंदर। ये आपके पास तमाम RU की वैल्यूज हैं। FY आपके पास ऑलरेडी गिवन है, 40 KSI, 50 KSI, 60 KSI एंड 75 KSI। RU की वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी जो पीछे टेबल के अंदर आई उसी से रेस्पेक्टिव आपका जो रेशो है वो गिवन है। सो नाउ लाइक लॉन्गर डायरेक्शन, अब हम शॉर्टर डायरेक्शन की बात करते हैं। टोटल स्टैटिक मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैलकुलेट किया, इंटीरियर पैनल था, नेगेटिव मूवमेंट 65% और टोटल स्टैटिक मूवमेंट एंड पॉजिटिव मूवमेंट हमारे पास था 35%। दोनों वैल्यूज हमने निकाल ली, जैसे हमने पिछले केस में लॉन्गर डायरेक्शन के लिए डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी तरह से है। उसके बाद हमने एक टेबल बना लिया शॉर्ट डायरेक्शन का, तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस आपके पास ऑलरेडी हैं, अल्टीमेट मूवमेंट्स आपने निकाल लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर्स हैं उसी तरह से हमने कंसीडर किए। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट जो है वो क्या है कि विड्थ ऑफ स्ट्रिप हमारे पास जो कॉलम स्ट्रिप है वो 10 फीट की ही थी, हमने उसको इंचेस में कन्वर्ट किया तो 120 इंचेस आ गया। लेकिन जो आपकी शॉर्ट डायरेक्शन है उसमें लॉन्गर साइड मूव कर रही है, तो लॉन्गर साइड के अंदर जो मिडल स्ट्रिप है वो हमारा 14 फीट का था। 14 फीट का था तो उसको आप जब इंचेस में कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई बाय 12 तो 168 इंचेस बन जाते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मिडिल स्ट्रिप 168 का है और कॉलम स्ट्रिप हमारा 120 इंचेस का है। उसी तरह से इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पे हमने निकाली थी 7.3। आप दोनों केसेस के अंदर 7.5 यूज कर सकते हो, लेकिन इन द सोल्यूशन पर्पसेस आप एक्यूरेट वैल्यूज यूज करो। इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप अज्यूम कर सकते हो जो है वो ओवरऑल इफेक्टिव डेप्थ विल बी इक्वल्स टू h-1.5 इंचेस। उसके बाद हमने RU निकाला, RU के बाद हमने स्टील रेशोज निकाले, स्टील रेशोज के बाद एरिया ऑफ स्टील निकाले, एरिया ऑफ स्टील के बाद हमने जो है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील चेक किया। मिनिमम एरिया ऑफ स्टील लास्ट 2 केसेस के अंदर आप अगेन देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यूज हैं, मिनिमम वैल्यूज से हमारा जो ओवरऑल आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं वो मिनिमम वैल्यूज से छोटी हैं, इस वजह से हमने मिनिमम वैल्यूज को प्रोवाइड किया। इसी तरह से उसके बाद आपने बार्स को चूज किया, बार के बाद आपने जो है वो स्पेसिंग्स भी आइडेंटिफाई कर ली। यहाँ पे आपको स्पेसिंग्स का फार्मूला भी ऑलरेडी गिवन है कि विदाउट विड्थ ऑफ द पैनल ओवरऑल 168 इंचेस है, नंबर ऑफ बार्स आपके पास कितनी है उसको डिवाइड कर देते हो, टोटल आपके पास स्पेसिंग आ जाती है। ये ओवरऑल आपकी स्टील की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। कॉलम स्ट्रिप इन लॉन्गर डायरेक्शन, टोटल 20 नंबर की जो बार्स हैं 5 बार्स हैं, उसके बाद 5 नंबर की बार्स हमने प्रोवाइड की कंटिन्यूसली। इसी तरह से 10 नंबर 5 की बार्स हमारी कंटिन्यू चल रही हैं दोनों डायरेक्शंस के अंदर। उसके बाद हमने मिडिल स्ट्रिप प्रोवाइड की। ये दोनों डायरेक्शन जो आपकी डायग्राम्स हैं ये लॉन्गर डायरेक्शन के लिए हैं। इसी तरह से जो अगले पेज के ऊपर हमने शॉर्टर डायरेक्शन की बार्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। ये हमारे पास रीइंफोर्समेंट्स आ जाती हैं जो कि शॉर्टर डायरेक्शन के लिए हैं। अगेन वही जो नंबर हमने टेबल्स के अंदर आइडेंटिफाई किए यहाँ पे हमने मार्क करा दिए, जहाँ जहाँ पे आपकी पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है कॉलम स्ट्रिप के अंदर और नेगेटिव मूवमेंट आ रही है। इसी तरह से कॉलम स्ट्रिप और नेगेटिव मूवमेंट और पॉजिटिव मूवमेंट हमारी आ गई मिडिल स्ट्रिप के अंदर। सो नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल 2। सिमिलर एग्जांपल है जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे सिर्फ एक्सटीरियर फ्लैट प्लेट पैनल है जो कि डायमेंशंस और डायरेक्शंस आपको ऑलरेडी कंक्रीट स्ट्रेंथ वगैरह पिछले एग्जांपल के अंदर हमने डिस्कस किए, वही चीज़ें गिवन है। पैनल की 4 पैनल्स हैं ईच डायरेक्शन के अंदर, डायमेंशन वही 24 बाय 20 फीट, कॉलम के डायरेक्शंस भी वही हैं 12 फीट लॉन्ग हैं, लोडिंग्स भी वही हैं, क्राइटेरियाज कंडीशंस वही हैं। जो पिछले केस में हमने डिस्कस किया था वो इंटीरियर पैनल था, यहाँ पे एक्सटीरियर पैनल है। मेथोडोलॉजी थोड़ी सी जस्ट स्लाइड डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है। मैं जो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन सेम क्रॉस सेक्शन, सेम डिटेल्स है लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिनिमम स्लैब थिकनेस फाइंड आउट की। ये स्लाइड हम ऑलरेडी पिछले एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस कराए थे कि इफेक्टिव डेप्थ हम दोनों डायरेक्शंस के लिए अलग अलग चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं, क्या क्राइटेरियाज कंडीशंस हम फॉलो करते हैं। पिछले एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से दोबारा देख लें एक दफ़ा, ताकि जो है वो आपको मजीद आगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने फैक्टर लोड्स फाइंड आउट किए एज इट इज़ सेम। उसके बाद हमने चेक किया टू वे शेयर, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अज्यूम किया एज इंटीरियर पैनल या इंटीरियर साइड, और वहाँ पे हमने d/2 डिस्टेंस के ऊपर चेक किया, वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर डिस्कस की थी।
D/2 डिस्टेंस के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन है, एक साइड आपकी जो लॉन्गर साइड है वहां पे हम x मार्क करते हैं और जो शॉर्टर साइड है उसको हम y से रिप्रेजेंट कराते हैं। उसके बाद टू वे एक्शन का हमने फार्मूला अप्लाई किया, बी नॉट की वैल्यूज हमने यूज की, जो अल्टीमेट शेयर या टू वे शेयर हमने वैल्यू आइडेंटिफाई की, उसको कंक्रीट के साथ वैल्यू को टैली किया। सिमिलर टू प्रीवियस एग्जांपल हमने वन वे शेयर का एक्शन अप्लाई किया x डिस्टेंस के ऊपर और वन वे का फार्मूला कंडीशंस अप्लाई की। डायग्राम हम ऑलरेडी वन वे एक्शन का ऑलरेडी डिस्कस कराए हैं प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, ये ऑलरेडी स्लाइड्स हम प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ये स्टेप्स फॉलो कर आए हैं, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये ऑलरेडी सारी चीज़ें आप प्रीवियस एग्जांपल के अंदर कराए हो। जो डिफरेंट है या जो एक्सटीरियर फ्लैट प्लेट के लिए जो हमारे पास चीज़ें यहाँ पे न्यू होंगी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम पंचिंग शेयर एट एक्सटीरियर कॉलम, हम इंटीरियर कॉलम की जब बात कर रहे थे तो वहां पे पंचिंग शेयर आपकी डिफरेंट थी, वो हमने ऑलरेडी पिछले केसेस के अंदर वन वे और टू वे एक्शन के तहत हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पंचिंग शेयर फाइंड आउट करते हैं एक्सटीरियर कॉलम के अंदर, क्योंकि वहां पे इंटीरियर में चारों तरफ से स्लैब आ रही है तो सेंटर के अंदर आपका कॉलम लाई कर रहा है। यहाँ पे एक्सटीरियर के केस के अंदर कॉलम आपका जो है वो सिर्फ एक साइड स्लैब की से टच है, एक साइड के अंदर स्लैब है, एक साइड बिल्कुल फ्री है, तो उस केस के अंदर हम डी अज्यूम कर रहे हैं 7.6 इंचेस फॉर द एक्सटीरियर कॉलम और एक्स और वाई डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि लेट सपोज हमारी जो पंचिंग शेयर है वो डी डिस्टेंस के ऊपर अचीव होती है, या हम D/2 डिस्टेंस के ऊपर लेट सपोज अज्यूम करते हैं। तो जो x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हम पंचिंग शेयर की बात कर रहे हैं तो x डिस्टेंस आपका जो है एक ही डायरेक्शन के अंदर सिर्फ मूव कर रहा है, दूसरी साइड आपकी फुटिंग जो है वो आपकी कोई स्लैब ही नहीं है तो वहां पे x मूव ही नहीं करेगा, तो x हो जाएगा एक साइड के अंदर D/2 डिस्टेंस के ऊपर, जो कि हमारे पास आ गई 23.8 इंचेस, जो कि 1.98 फिट हो जाएगी। इसी तरह से जो y है, y आपका किस तरह से, मैं आपको आगे डायग्राम के अंदर मजीद समझाता हूँ। y आपका हो जाएगा दो साइडों से, क्योंकि आपका क्रिटिकल सेक्शन जो है पहले बन रहा था चारों तरफ से स्लैब आ रही थी, तो पहले बन रहा था चारों साइडों से एक क्रिटिकल बॉक्स बन रहा था। अभी आपका सिर्फ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, लेकिन वो स्लैब के अंदर अंदर बनेगा, ना कि बाहर वाली साइड जो खाली साइड है, क्योंकि एक्सटीरियर कॉलम है। तो यहाँ पे जो y डिस्टेंस आया वो हमारे पास आ गया 20 प्लस d, यानी हाफ डिस्टेंस एक तरफ से, हाफ डिस्टेंस दूसरी तरफ से, D/2 डिस्टेंस के ऊपर हम क्रिटिकल सेक्शन अज्यूम कर रहे थे 2.38। इसी तरह से आपने b नॉट यानी कि क्रिटिकल पेरीमीटर फाइंड आउट किया, क्योंकि तीन साइड्स हैं, चौथी साइड है ही नहीं हमारे पास, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हमने अल्टीमेट शेयर वही अगेन फार्मूला यूज किया, L1 इंटू L2 माइनस जो आपके पास x इंटू वाई है, वो दोनों डिस्टेंसेस आपने कंसिडर कर लिए। यहाँ पे हमारे पास जो L2 है बेसिकली वो 20 फिट है, दूसरी जो साइड है वो हाफ कंसीडर होगी, क्योंकि क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारा हाफ के ऊपर एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक आधी साइड तो है ही नहीं हमारे पास कॉलम की, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय हमने जो लोडिंग थी उससे मल्टीप्लाई किया, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 83.2 और कंक्रीट की वैल्यू को हमने चेक किया 108.4, जो कि क्रिटिकल अल्टीमेट शेयर से ज़्यादा है, इस वजह से हमारा सेक्शन जो है वो ओके कंसीडर होता है और हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि हम एक्सटीरियर कॉलम जो ऊपर आपको डायग्राम के अंदर मार्क किया हुआ नजर आ रहा है पिंक कलर के अंदर, इसको हम नीचे एक्सट्रैक्ट करके ले आए। एक साइड आपके पास 20 फीट है, दूसरा आपका जो पैनल है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो इसके सराउंडिंग जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली आपका ब्लॉक जो है वो क्रिटिकल ब्लॉक बन रहा है। अब इसके अंदर x डिस्टेंस जो है वो सिर्फ एक साइड के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि 20 इंचेस आपका कॉलम हो गया, प्लस D/2 डिस्टेंस यानी कि जो हाफ ऑफ द डेप्थ के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन बनेगा, और y जो है वो C प्लस D हो जाएगा, यानी D/2 फ्रॉम वन साइड प्लस C प्लस D/2 फ्रॉम अदर साइड। तो टोटल हमारे पास जो है वो इफेक्टिव डेप्थ y की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है और x की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है। उसके बाद हमने पंचिंग शेयर फाइंड आउट की कॉर्नर के ऊपर। अब जब हम कॉर्नर के ऊपर फाइंड आउट करते हैं तो दोनों x और y जो है वो इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एक एक साइड उसकी गुम हो जाती है D/2 डिस्टेंस के ऊपर। किस तरह से, उसी तरह से हमने x फाइंड आउट किया, y फाइंड आउट किया, अल्टीमेट शेयर फाइंड आउट किया, कंक्रीट से हमने टैली किया, b नॉट हमारा क्या हो जाएगा, मैं मजीद आपको डायग्राम के अंदर समझा देता हूँ। ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है फॉर द कॉलम, कॉलम कौन सा, एक्सटीरियर कॉलम या कॉर्नर कॉलम के हवाले से। अब कॉर्नर कॉलम की जब हम बात करते हैं तो D/2 डिस्टेंस यानी x आपका एक तरफ से आ जाएगा और D/2 डिस्टेंस आपका y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी कॉलम प्लस D/2 और y हो जाएगा कॉलम प्लस D/2।
यहाँ से ऑनवर्ड डिजाइन प्रोसीजर ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था पिछले एग्जांपल के अंदर। हम लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर टोटल स्टैटिक मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर स्टैटिक मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है कि कॉलम स्ट्रिप क्योंकि एक्सटीरियर की बात हो रही है तो वहाँ पे जो आपका कॉलम स्ट्रिप है वो 3 मूवमेंट्स को फेस कर रहा होता है, एक इंटीरियर नेगेटिव मूवमेंट, दूसरा पॉजिटिव मूवमेंट इन द मिड स्पैन एंड थर्ड जो है वो एक्सटीरियर नेगेटिव मूवमेंट। उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस आपकी ऑलरेडी गिवन है आगे। मिडिल स्ट्रिप जो है वो 3 जो मूवमेंट्स को फेस कर रहा होता है, एक्सटीरियर नेगेटिव मूवमेंट 0 हो जाती है, इंटीरियर नेगेटिव मूवमेंट जो है वो 17.5% हो जाता है और पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो हमारे पास 20.8 हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से हमने एक्सटीरियर के लिए क्यों ये वाली वैल्यूज चूज की हैं, उसके लिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो कोड की तरफ से सजेस्टेड है वो आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर गिवन है। ये आपका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है, कॉलम स्ट्रिप के अंदर किस तरह से हम कंसीडर करते हैं और मिडिल स्ट्रिप के अंदर हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। नेगेटिव एक्सटीरियर मूवमेंट एट मिडिल स्ट्रिप का हमने 0 क्यों कंसीडर किया, ये कोड्स की तरफ से सजेस्टेड वैल्यूज हैं। इसी तरह से शॉर्ट डायरेक्शन के लिए हमने कॉलम स्ट्रिप को फाइंड आउट किया और मिडिल स्ट्रिप के लिए फाइंड आउट की वैल्यूज। ये आपका वही इंटीरियर स्लैब की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर डिस्कस कराए। उसके बाद जो डिजाइन प्रोसीजर है, कन्वीनियंटली कैन बी अरेंज इन द टेबल बिलो, जो कि टेबल के अंदर गिवन है दोनों डायरेक्शंस के लिए। आपको बाकी सारी चीजें वही हैं जो हम ऑलरेडी एज इट इज प्रीवियस एग्जांपल के अंदर डिस्कस कराए, उसी मेथोडोलॉजी को आपने फॉलो करना है। रीइंफोर्समेंट्स की असेंबली देनी है। ये आपका कंप्लीट एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट है जो कि लॉन्गर डायरेक्शन के लिए है। कॉलम स्ट्रिप के अंदर एक्सटीरियर पॉजिटिव मूवमेंट, एक्सटीरियर जो है वो पॉजिटिव मूवमेंट, इंटीरियर पॉजिटिव मूवमेंट, कॉलम स्ट्रिप के अंदर मेजरली पॉजिटिव मूवमेंट। उसके बाद मिडिल स्ट्रिप के अंदर एक्सटीरियर नेगेटिव, इंटीरियर नेगेटिव एंड एक्सटीरियर जो है वो आपके पास सेंट्रल पॉजिटिव मूवमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। सारी डिस्ट्रीब्यूशंस आपके पास ऑलरेडी हैं, वही फार्मूला, वही चार्ट्स, वही कंसीडरेशंस, वही डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। दिस चार्ट फॉर RU वैल्यूज हमने किस तरह से चूज करने हैं। ये आपकी शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड के अंदर कॉलम स्ट्रिप, मिडिल स्ट्रिप किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से हमने वैल्यूज को चूज किया। ये आपकी फाइनल डायग्राम है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस और इन्फोर्समेंट्स वगैरह गिवन है। सो नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल 3। ये आपने खुद सॉल्व करना है, दोनों एग्जांपल्स को फॉलो अप करके उसके बाद आपने खुद इसको डिजाइन करना है। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, जस्ट आपके पास वही डायरेक्शंस, वही कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे जो इंटीरियर पैनल आपने डिस्कस करना है, डिजाइन करना है और 6 पैनल्स आपको ईच डायरेक्शन के अंदर गिवन है। दिस एग्जांपल बेसिकली सॉल्यूशन, होल सॉल्यूशन इज गिवन हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ और इसको अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है और सारी कंडीशंस वगैरह गिवन है। यहाँ पे थोड़ा सा बिट एक डिज़ाइन प्रोसीजर्स माइट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो है आपने जो डिस्कस किया है हमने पहले जो डिज़ाइन प्रोसीजर वगैरह उसको भी आप एक्यूरेटली फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये एग्जाम्पल से रेलेवेंट जो ड्राइंग्स और चार्ट्स हैं वो आपको सारी गिवन है कि क्या ओवरऑल क्रॉस सेक्शन है हमारे पास। स्लैब थिकनेस अगेन फर्स्ट स्टेप वही सेम हमने जैसे डिस्कस किया था। फैक्टर लोड्स, शेयर स्ट्रेसेस इन द स्लैब्स, यहाँ पे शेयर स्ट्रेसेस के लिए फार्मूलाज और कंडीशंस भी डिफरेंट हैं। किस तरह से डिफरेंट हैं ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। शेयर स्ट्रेसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमने, उनको कंसीडर किस तरह से करते हैं। कंक्रीट की वजह से शेयर स्ट्रेसेस क्या आ रही हैं, बीम की स्ट्रेसेस विड्थ वगैरह हमने क्यों कंसीडर किए हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके एक्सटीरियर बीम वगैरह गिवन होगा, ऊपर कंडीशंस हैं। स्टेप नंबर 3 में थोड़ी सी डिफरेंस थी, उसके बाद जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन और शॉर्टर डायरेक्शन के अंदर आपने टोटल स्टैटिक मूवमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कि इंटीरियर पैनल के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पैनल के अंदर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कंसीडर कर रहे हैं। सिमिलर टू प्रीवियस स्लाइड, लॉन्गर डायरेक्शन के अंदर मजीद हमारे पास कॉलम स्ट्रिप और मिडल स्ट्रिप के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरह से हैं कि हम इंटीरियर जो है यहाँ पे कॉलम स्ट्रिप की जो इंटरपोलेशन है बाय इक्वल टू 80% हम कंसीडर कर रहे हैं ओवरऑल स्टिफनेस को फोकस करते हुए। सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशंस अगेन, ये ओवरऑल हमें कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप की डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ट सजेस्टेड हैं कोर्स की तरफ से वो यहाँ पे गिवन है। सिमिलर टू लॉन्गर साइड, यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर डायरेक्शन है जिसके अंदर आपने L2, L1, अल्फा, F1 फैक्टर स्टिफनेसेस फाइंड आउट किए तमाम मेंबर्स के। स्टिफनेसेस के रेशियोज वगैरह निकालने के बाद आप कॉलम स्ट्रिप की नेगेटिव मूवमेंट और मिडिल स्ट्रिप मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट वगैरह फाइंड आउट करते हो। उसके बाद फाइनली हमारे पास जो शॉर्ट डायरेक्शन के अंदर तमाम रीइंफोर्समेंट्स और चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्टोरी थी 2 वे स्लैब्स की बाय फ्लैट प्लेट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी बाय इंटीरियर पैनल फॉर एक्सटीरियर पैनल बाय यूजिंग डायरेक्ट डिज़ाइन मेथड। इसके अंदर जो है हमने 3 डिज़ाइन एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं।
पहला एग्जाम्पल जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर उसको आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो वही मेथोडोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट फॉलो हो रही है एक्सटीरियर के लिए भी और 6 डायरेक्शन या 6 पैनल्स के लिए भी। 6 पैनल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न वगैरह थोड़ा सा बिट डिफरेंट लग सकता है, लेकिन एज इट इज़ जो हमने डिस्कस किया है उसी को अगर आप फॉलो करते हैं तब भी एग्जाम्पल की वैल्यूज़ वगैरह एट द एंड मूवमेंट्स वगैरह भी आपकी सिमिलर ही आएंगी। That's all for today. Thank you very much.